हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मैं शाजिया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं शाजिया, आस्था आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आ जाएं सभी लोग। गुड मॉर्निंग गुंजन, प्रिया, स्वाति। ओके। हाँ जी। अंकुश। अंकुश, मुझे लग रहा है आपको पहली बार देख रही हूँ मैं क्लास में शायद। हाँ, आज लास्ट क्लास है बिहार स्पेशल की। यस, आज लास्ट क्लास है बिहार स्पेशल की। आज खत्म हो जाएगा आपका बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल स्पेशली हिस्ट्री। हिस्ट्री जो चल रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यस, गुड मॉर्निंग स्वाति, शेखर, गुड मॉर्निंग। यस, सभी को। यस, जितने जूम वाले स्टूडेंट हैं आप सबको भी गुड मॉर्निंग। नहीं तो कहेंगे कि मैम आप हम लोगों से बात नहीं करती हैं। अच्छा, वैसे भी आज, अच्छा एक बात बताइए, मैं तो कई एक दो बार आप लोगों से इंटरेक्शन भी किया है मैंने आप लोगों से लास्ट में। गुड मॉर्निंग अभिषेक, आस्था। ये सिस्टर। चलिए आते हैं हम लोग। आ जाइए यहाँ पे। यहाँ तक जो है, जो भी आपको अब तक मैंने जो भी पढ़ाया, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं कोई दिक्कत आनी चाहिए अब। ठीक है ना? हाँ, इस मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा इश्यूज आने चाहिए आपको किसी प्रकार की। हाँ जी, जितना पढ़ाया समझ में आया नहीं आया आप सबको? सब ठीक है ना? एवरीथिंग इज ऑल क्लियर? क्या? क्या है? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। पता नहीं, मैं देखिए आपकी पूरी बात नहीं सुन पा रही हूँ। खैर चलिए, कोई बात नहीं, मुझे सुनाई नहीं दे पाया, थोड़ा सा सुनाई दिया। देखिए क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। किसके बारे में बता रहे हैं आप? किसके बारे में बता रहे हैं? अच्छा, तो बिहार बंधु पत्रिका मैंने पढ़ाया कहाँ है अभी आपको? हाँ हाँ, तो पहली बात तो ये कि सुनिए, मैंने अभी पत्रिका जो है आपको बताया कहाँ है? नहीं बताया मैंने आपको बताया था जो स्पेशली चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो प्रताप जो नाम की एक जो अखबार निकलता था, जो पत्रिका थी, उसमें पहली बार बोला गया था चंपारण के बारे में। अंधेरा कमरा करके एक आर्टिकल आया था, ये मैंने आप लोगों को बताया था इसमें। हाँ जी, सुन रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था। बाकी चीज़ें जो हैं, जो आप अभी कह रहे हैं ना, मैंने तो वो, हाँ, मैंने अभी तो वो बताया ही नहीं है। देखिए मैंने क्या कहा कि रिसर्च करने का तो कितना खोज लीजिए, ठीक है ना? डिपेंड करता है कि आपके प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा भी पढ़ लीजिएगा तब भी समस्या आएगी, ये भी जान लीजिए। चलिए कल कहाँ तक हुआ था पहले यहाँ तक बता दीजिए मुझे। आज पहले टॉपिक ख़त्म करते हैं कि 11 से 1 बजे तक क्लास है ना आप लोगों की? असहयोग हो चुका था? हो गया था, तो अब था स्वराज दल या स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी, ठीक है। स्वराज पार्टी की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, एक अगर आप लोगों को एक सिंपल फॉर्म में मैं एक बात बताती हूँ आप लोगों को। अगर हम लोग बात करें तो 1907 में 1907 में जो कहा जाए कि वैचारिक मतभेद या फिर विचारों के नहीं मिलने के कारण जो पार्टी बनी थी, यानी कि इसमें से क्या हो गए थे, गरम दल अलग हो गए थे।
है ना। इसमें से क्या हो गए थे, जो गरम दल थे वो अलग हो गए थे। ये पहला विभाजन था कांग्रेस में। एक दूसरा विभाजन कब हम देखते हैं, विभाजन इन द सेंस कि ये एक तरह से यहाँ फिर वैचारिक मतभेद हुआ। इस चीज को इस तरह से समझ लीजिएगा। अच्छा हाँ, एक चीज और है, आगे जो भारतीय इतिहास है वो भी मैं आप लोगों को कंटिन्यू करवाऊंगी, ठीक है ना। तो ऐसा है, मैं हमारा और आपका संपर्क अभी टूटने वाला नहीं है, अभी ये लंबा चलेगा। हाँ, तो देखिए एक चीज़ और है, मैं तो क्लास लूंगी ही आप लोगों का। तो जो भी चीज़ें बिहार के रिगार्डिंग और कुछ ऐसा लगेगा मुझे, या फिर कहीं कुछ चीज़ें आज अगर थोड़ी बहुत रेस्ट सिंग अगर लिटिल बिट रह भी जाए, तो मैं तो हूँ ही फिर आगे का नॉर्मल इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाऊंगी ही आप लोग को। और इंडियन हिस्ट्री भी स्पेशली हम लोग चूंकि जो पढ़े हुए हैं एंशियंट में या मेडिवल में, तो कुछ उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे कवर करना। मान लीजिए जैसे कुछ टॉपिक वहाँ हो चुका है, तो कुछ टॉपिक इधर हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल जो हम लोग सामान्य इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें से क्या करेंगे, उससे थोड़ा स्किप कर देंगे क्या। जैसे हम लोगों ने मौर्यन बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पर क्या कहते हैं, शिशुनाग डायनेस्टी, हरियंक डायनेस्टी, ये सब पढ़ा है। अब हम लोगों ने भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत की बात करें तो हम लोगों ने सिंधु सभ्यता नहीं पढ़ी है ना, इंडस सिविलाइजेशन नहीं हुआ है। तो हम लोगों को क्या करना है, तो एक चीज बताइए मुझे, क्योंकि सामान्य इतिहास हम लोग का शुरू होगा तो उसी तरीके से पढ़ना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप लोग तो शुरू से क्लास कर ही रहे हैं मेरे ख्याल से, या पूरा का पूरा फिर से। मुझे लगता है मौर्यंस जैसा बोलेंगे आप लोग उसी हिसाब से मैं फिर पढ़ा दूंगी, स्किप कर देंगे, है ना, यही कह रहे हैं ना। हाँ, तो जो वही मैं भी कह रही हूँ, जो मैंने पढ़ा दिया, जैसे गुप्ता जो है, गुप्ता हो गया, या फिर कुछ एंशियंट में कुछ ऐसे टॉपिक जो लग रहे हों, जैसे कहीं से जो क्वेश्चन आने के चांसेस हों, या मेडिवल में, तो वो सब चीज़ें क्या करेंगे हम लोग पढ़ते चलेंगे। जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लिया जाएगा, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा सही टेक्निक रहेगा। बाकी अगर आपकी अगर डिमांड होगी कि मैम पूरा पढ़ना है पीटी के पर्पज से, जैसा होगा मुझे बता दीजिएगा आप सभी लोग, इसलिए मैं आप लोग से बोल रही हूँ। हाँ, अच्छा अच्छा, यही यही 3 बज गया ना, तो ठीक है, हम लोग एक काम करेंगे, जो हम लोग की इंडियन हिस्ट्री की क्लास शुरू होगी तो इंडस सिविलाइजेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक, ठीक है। और हाँ, मैं बार बार कह रही हूँ कि चूंकि क्या है, मैं क्लास तो आप लोग की जैसे 2 घंटा चलती है वो चलेगी ही, तो उसमें ही लास्ट में एक काम और करेंगे। सामान्य इतिहास तो है ही, बिहार के कंटेक्स्ट में जो भी आपको मैंने पढ़ाया है उससे संबंधित कुछ कुछ क्वेश्चन, 5 या 6 क्वेश्चन, ये टारगेट रखना है कि डेली हम लोग करते जाएं, ताकि ये जो पढ़ रहे हैं आप, ये फाइनल क्या हो जाए, वहां पर रिविजन होता चले लास्ट में। अब ये मत कहिएगा सारे जो कुछ कुछ स्टूडेंट की मैम आज क्वेश्चन मत करवाएगा, क्योंकि हो क्या जाता है, एक बार मना कर दीजिए फिर करवाने का क्वेश्चन मन नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं यही सोच रही हूँ कि जो नेक्स्ट क्लास जो भारतीय इतिहास की स्टार्ट होगी, तो हमने जो पढ़ा उसके साथ साथ क्या करेंगे, 5-6 क्वेश्चन इस साइड का करते चलेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा ना कि आपका वहां तो आप न्यू चीज पढ़ रहे हैं और यहाँ पे रिवीजन भी होता जाएगा। टेस्ट, अच्छा ठीक है, टेस्ट कल संडे को देते हैं आप लोग टेस्ट, ये बताइए, नहीं तो आज मैं क्वेश्चन सेट करके भेज दूंगी। संडे को टेस्ट देंगे आप लोग, कल संडे है ना, चलेगा। तो चलिए कल टेस्ट दे दीजिएगा आप लोग, कल मैं करवा देती हूँ आप लोग का टेस्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, इसको इंग्लिश में बेसिकली स्वाति कहा जाता है, दिस इज नोन एज आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। इसे क्या कहा जाता है, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। और मैं बार बार कह रही हूँ, कुछ चीजें अगर रेस्ट, थोड़ी चीजें कुछ अगर रह भी जाए तो बहुत परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। चैप्टर वाइज भावना फिर मजा नहीं आएगा टेस्ट देने में आपको। टेस्ट का मतलब होता है ओवरऑल सारी चीजों को दीजिए आप टेस्ट। चैप्टर वाइज में हो क्या जाएगा ना कि फिर आप जो है एग्जाम के जो जो तरीका होता है, यानी एग्जाम का जो माहौल होता है, उसको फिर आप नहीं फॉलो कर पाएंगे, है ना। और एग्जाम में चैप्टर वाइज थोड़ी ना क्वेश्चन पूछता है, तो भावना थोड़ा सा क्या करिए, तैयार रहिए, जो भी आपने पढ़ा है उससे क्वेश्चन आएगा। और मैं क्वेश्चन सेट करूंगी तो मेरा क्वेश्चन मेरे जैसा ही होगा, जैसे बिहार में मैं पूछती आई हूँ वैसे ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। स्वाति इसे कहते हैं आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे क्या था, ये 1907 में वैचारिक मतभेद हुआ तो गरम दल की स्थापना हुई। फिर 1922 में यहाँ पर आपको बताते हैं, गया में क्या हुआ था, अधिवेशन हुआ था। गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। स्वराज दल की कहानी कहाँ से आती है, गया में कांग्रेस के अधिवेशन में
कांग्रेस के अधिवेशन में, यानी कि जो कांग्रेस का कन्वेंशन था उसमें एक प्रस्ताव रखा गया, ठीक है ना। प्रस्ताव क्या रखा गया, प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव ये था, प्रस्ताव रखा गया, अब यहाँ पर मैं बता देती हूँ। प्रस्ताव ये था कि या तो हम लोग जो विधायी, यानी कि इसका मतलब है इलेक्शंस, जो विधायी प्रक्रिया होती है, हम लोग उसके माध्यम से क्या करें, चुनाव लड़ करके हम लोग भारतीयों के प्रतिनिधि बने। क्या करें, भारतीयों के प्रतिनिधि बन जाए, भारतीयों के प्रतिनिधि बन जाए। इसका मतलब है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जो इंडियंस हैं हम लोग उसके हिसाब से क्या करें, यानी कि हम उनके रिप्रेजेंटेटिव बन जाए और उनकी समस्याओं को सॉर्ट आउट करें। यानी इनके जो प्रॉब्लम्स हैं, इसे क्या करें, सॉर्ट आउट करें। सॉर्ट आउट का मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स का, यानी समस्या का समाधान करें। तो दो चीजें होती है ना, कि यानी कि जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली में जैसा कि आप लोग जानते होंगे, देखिए दो चीज ध्यान रखना है, एक तो 1909, ठीक है, और एक 1919, ठीक है। एक हो गया आपको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, और एक हो गया आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। ये दो सुधार हुए थे स्टूडेंट, इसे समझ लीजिएगा, ये दो सुधार हुए थे। इसमें क्या किया गया था, पहली बार, यानी ये जो था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो था, इसमें ये किया गया था कि पहली बार बात की गई कि जो मुस्लिम्स हैं उनको पृथक प्रांत दे दिया जाए इलेक्शन के लिए। यही था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जो कि माना जाता है कि इसने ही क्या की थी, जड़ें जो है बो दी थी कि किस प्रकार से विभाजन हो। यानी भारत का जो विभाजन हुआ उसके बीज आप कह सकते हैं 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में था। तो उस रिफॉर्म में ये बात तो कही गई थी, साथ में ये भी कहा गया था कि चुनाव के माध्यम से क्या होगा, अब प्रतिनिधि जो है इन्हें मौका दिया जाएगा। तो पहली बार कुछ जो है छूट मिली भारतीयों को, जैसे आप बजट पर बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें करने का मौका मिला 1919 में। अगर हम देखें तो इन दोनों को अगर आप मिलाकर देखें, इस पे ज्यादा अभी डेप्थ में नहीं जाना, वो हिस्ट्री का पार्ट है, वहां पर हम लोग बता देंगे। तो इसमें क्या किया गया था कि जो टॉपिक है, यानी कि जो विषय है, उसको दो भाग में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। अब वो दो भाग क्या थे, यहां समझ लीजिएगा। एक रखा गया रिजर्व्ड, एक रखा गया रिजर्व्ड, इसको बस मैं अभी आपको समझा दे रही हूँ। रिजर्व्ड रखा गया और एक रखा गया मतलब अनरिजर्व्ड। अनरिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड, इसका मतलब हुआ कि एक रखा गया आरक्षित, ठीक है, एक क्या रखा गया, आरक्षित, और एक कर दिया गया हस्तांतरित। बहुत सिंपल फॉर्म में मैं आपको समझा दे रही हूँ था क्या। तो इसमें यह किया गया कि रिजर्व में कुछ ऐसे मुद्दे थे, मुद्दे का मतलब हो जाता है कुछ ऐसे विषय थे जिसको अंग्रेजी सरकार ने अपने पास रखा। अपने पास इन द सेंस, अब आप खुद बताइए, आरक्षित में आपको क्या लगता है कौन सी चीजों को वो अपने पास रखना पसंद करेगा? सिस्टम, यानी कि जो व्यवस्था चल रही है उसको अपने पास रखेगा, या फिर जो फाइनेंशियल मैटर होता है उसको अपने पास रखेगा, ताकि इनकी स्थिति मजबूत हो। यहाँ पे आ जाइए, पूरा का पूरा जैसे प्रशासनिक व्यवस्था जो है, प्रशासनिक व्यवस्था, जैसे जो भी जुडिशरी हो गई, ये सारी चीजें जो है क्या किया गया, हस्तांतरित का मतलब है दे देना, ठीक है ना। हस्तांतरित का मतलब होता है देना। तो ये अंग्रेजों ने क्या किया, ये एक सहूलियत दी भारतीयों को कि ठीक है हम आपको दे रहे हैं, आप चुनाव के माध्यम से आइए, लड़िए, ये सारी चीजें क्या करिए, आप काम करें इस पे, ठीक है। तो ये था ये हस्तांतरित, और ये था आरक्षित यानी रिजर्व। ये रखा ब्रिटिशर्स ने अपने पास कि जो भी फाइनेंस, टैक्स, इस तरह के जो भी मैटर्स हैं वो हम रखेंगे अपने पास। तो यहाँ पर था क्या कि एक तरह से पहली बार भारतीयों को अपने प्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का मौका मिलने लगा, और इसमें आप अपने मुद्दों को उठा सकते थे, अपनी समस्याओं को बता सकते थे। तो ये सारी चीजें हम क्या देखते हैं कि इन दो रिफॉर्म के माध्यम से हमारे सामने आती है। 1909 के रिफॉर्म में ही और संशोधन करके उसको 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बनाया गया था। अब आते हैं इसमें कि अब हुआ क्या, यहाँ पे मुद्दा क्या हुआ, यानी जो स्वराज पार्टी की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसको हुआ क्या। तो आप लोग को जैसा पता है कि असहयोग आंदोलन, जैसा कि मैंने बताया भी था, कि असहयोग आंदोलन क्या हो गया था, बीच में ही समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि चौरा चौरी की घटना हो चुकी थी। चौरा चौरी की घटना घटी और उसके बाद से 10 मार्च 1922 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। जब गांधी जी अरेस्ट हो गए तो यहाँ पर जो यहाँ पर आंदोलन चल रहा था भारत में, इसकी स्थिति क्या हो गई, एकदम शून्य हो गई। स्थिति क्या हो गई, शून्य, इन द सेंस की वैक्यूम हो गई, यानी अभी कोई मूवमेंट नहीं चल रहा था। तो ऐसी कंडीशन में
कांग्रेस पार्टी को ये लगा, क्योंकि गांधी जी जेल में चले गए, तो हुआ क्या कि ऐसी कंडीशन में ऑलरेडी गांधी जी को सजा भी हो चुकी थी, ठीक है ना, 6 साल की सजा हो चुकी थी, लेकिन उनके स्वास्थ्य को देखते हुए बाद में उन्हें रिलीज कर दिया गया, स्वास्थ्य हेल्थ इश्यूज को लेकर के। तो यहाँ ये समझना है कि ये जो स्थिति शून्य हुई, तो ऐसे में एक बहस उठी, जो गया में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, तो इसमें ये बहस उठा कि क्यों ना हम जो है इसमें प्रतिनिधि बन के हम पार्टिसिपेट करें और भारतीयों की समस्याओं का समाधान करें। तो इसी समाधान में होता है क्या कि कांग्रेस पार्टी में ही क्या हो जाता है, 2 विभाजन हो जाता है। एक वो लोग थे जिनका मानना था कि नहीं, हमें इसमें इलेक्शंस वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करना है, हमें इस तरह का कोई काम नहीं करना है, हमें क्या करना है, नॉर्मल तटस्थता बना के रखनी है, ब्रिटिशर्स के किसी भी इसमें हमें उनके साथ नहीं होना है। एक वो लोग थे जिनका ये मानना था कि नहीं, हम क्यों नहीं हम पार्टिसिपेट करें, हम इलेक्शन में उठ भी जाएं, जीतेंगे, तभी तो हम भारतीयों की समस्याओं का समाधान करेंगे और हम बहुत सशक्त तरीके से उनकी समस्याओं को रख सकते हैं। तो एक क्या था, ये मुद्दा था। तो जिनका ये मानना था कि हम भारतीयों की समस्याओं को सामने रख सकते हैं, उनमें से कौन कौन लोग थे, उनमें से थे CR दास, इनका नाम था चित्तरंजन दास, और एक कौन थे, मोतीलाल नेहरू। ठीक है ना, 2 लोग थे इसमें से, एक CR दास हो गए और एक मोतीलाल नेहरू हो गए। ये 2 लोग थे, ठीक है ना, ये 2 लोग थे जिनको हम लोग क्या देखते हैं कि ये लोग हाँ, ये 2 लोग थे जिन्होंने क्या किया था, उस टाइम पर अपनी बात को रखी, यानी कि कहा कि नहीं, हमें क्या करना चाहिए, हमें उठना चाहिए। ठीक है, तो अब आ जाइए, अब यहाँ पर आते हैं जो आपके प्रीलिम्स के हिसाब से। यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको? पहले ये बताइए, ये समझ गए स्वराज पार्टी के पीछे की भूमिका क्या चल रही थी? हाँ जी, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ये फिर से क्या था, आइडियोलॉजिकल बंटवारा था। बंटवारा इन द सेंस कि इसमें कांग्रेस से ही फूट करके लोग फिर क्या हो गए, अलग हो गए और एक नई पार्टी बनी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। इज इट क्लियर? ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो यही मेन मुद्दा यही था कि क्यों ना हम, जैसे अब मान लीजिए कि अगर आपके यहाँ हुकूमत किसी और का रहे, तो आदमी यही सोचता है ना कि अरे भाई हम इलेक्शन उठेंगे तो हो सकता है कि हम समस्या का समाधान कर सकेंगे। तो सेम वही कहानी था। तो अब आ जाइए, हम लोग क्या देखते हैं, इसकी स्थापना की बात करें तो कांग्रेस के गया अधिवेशन में, अब कभी हो सकता है आपका कि क्वेश्चन आ जाए कि ये कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का, गया अधिवेशन, तो ये 38वां अधिवेशन था। ये क्या था? दिस वाज 38th अधिवेशन को कहते हैं कन्वेंशन। तो कांग्रेस के गया अधिवेशन में यह प्रस्ताव रखा गया कि विधायी प्रक्रिया में क्या किया जाए, सहभागिता निभाई जाए या सहभागिता की। ठीक है ना, इसका मतलब ये हो गया कि जो है इन गया कन्वेंशन, नहीं, कांग्रेस कन्वेंशन ऑफ गया, ठीक है ना, गया में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ जो अधिवेशन हुआ था तो यहाँ पर क्या रखा गया था, प्रस्ताव, देयर वाज अ प्रपोजल दैट व्हाई वी नॉट पार्टिसिपेट इन द लेजिस्लेटिव सिस्टम, या लेजिस्लेटिव जो प्रक्रिया है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन। और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडियंस की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या था कि इस बात को कांग्रेस ने एक सिरे से खारिज कर दी, यानी इस प्रस्ताव को कांग्रेस पार्टी ने खारिज कर दिया, खारिज किया। ठीक है ना, तो इसका मतलब यह है कि दिस प्रपोजल वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस पार्टी, यानी कांग्रेस पार्टी ने इसे नहीं माना, इस प्रस्ताव को नहीं माना। बट स्टिल हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर 2 लोग जो थे, इन लोगों ने कहा कि ठीक है, आप मत मानिए, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अब एक नई पार्टी की स्थापना करेंगे। और वो नई पार्टी क्या कहलाई? हाँ जी, और वो नई पार्टी क्या कहलाई? वो पार्टी कहलाई स्वराज दल। वो पार्टी क्या कहलाई? स्वराज दल। यानी कि हुआ क्या कि नहीं, अगर आप नहीं मानेंगे तो मत मानिए, हम क्या करेंगे यहाँ पे
एक क्वेश्चन और सुन लीजिएगा, हो सकता है आपका क्वेश्चन ये आ जाए कि गया का कौन सा गांव था ये जहां पर ये अधिवेशन हो रहा था। तो गांव का नाम था तेनई, द विलेज नेम वॉज तेनई। अब ये पीटी के पर्पज से क्या है, फैक्ट्स है कि तेनई में क्या हुआ था। तेनई एक गांव है गया में जहां पे ये कन्वेंशन हो रहा था, ठीक है, जहां पे ये कन्वेंशन क्या हो रहा था, तेनई गांव था, इस जगह का नाम था, ठीक है। CR दास हो गए, CR दास हो गए, और इन्होंने क्या की थी, अगर फिर एक क्वेश्चन ये आ जाएगा कि गया कन्वेंशन की अध्यक्षता किसने की थी, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ गया कन्वेंशन, दैट वाज CR दास। यहाँ पे लिख लीजिएगा इसे कि CR दास was the president of गया कन्वेंशन। हाँ जी, गया के कुछ लोग हैं या नहीं है आप लोगों में, कोई गया का है इसमें, नहीं है। अमित, स्वराज पार्टी कांग्रेस से निकला हुआ ही एक विंग था, समझ गए। ऐसा नहीं कि इनकी दुश्मनी थी, लेकिन था क्या, इस बात को समझिएगा कि इनकी दुश्मनी नहीं थी। मैंने अभी यही बात तो बताई कि ये कांग्रेस पार्टी से ही निकल करके बने थे, लेकिन विचार फिर से वैचारिक मतभेद। अच्छा, हर्षित गया से हैं, ओके। गया के पास में कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है हर्षित वहां पे? स्वाति, यू आर फ्रॉम गया, वहां कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है? दक्षिण बिहार, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या नहीं है? भाई कुछ कुछ चीजें ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहां पे। जैसे महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में खुला है, वैसे ही साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर है आपका, दक्षिण बिहार में है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा फिर क्या करिएगा, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको दिखाई दे रही है बिहार में, ठीक है। तो कुछ चीजें क्या करना है आपने, कुछ चीजों को ध्यान में रखिए, क्योंकि पूछा जा सकता है कि होता क्या, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो ऑलवेज बी अलर्ट अबाउट दिस कि यहाँ पर क्या है, अभी 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हम लोग देख रहे हैं बिहार में। एक दक्षिण बिहार यानी कि कहाँ पर है वो, मैं वो भी बता देती हूँ आपको, गया और टेकारी जाने के रास्ते के बीच में पड़ता है वो। हाँ, गया और टेकारी के बीच में है, प्रॉपर गया में नहीं है। गया और टेकारी, जो कि टेकारी का रेलवे रूट नहीं है, लोग बस से जाते हैं, है ना, रोड कनेक्टिविटी होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां पर है, और इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, ठीक है। हाँ, तो वो भावना कह रही है ना कि मैम, अच्छा, तो इसको क्या करिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है कहाँ पे। न्यू बना है, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है। मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुला है और आपको गया में खुला है, तो बिल्कुल इसको क्या करिएगा, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में। कहीं मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपका, तब क्या करिएगा फिर, यहाँ आ जाइए, इसको मैं बता देती हूँ। ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर पूछा जाए कि इसका यानी कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो CR दास। कौन थे? CR दास, ठीक है। तो इनका क्या नाम था, चितरंजन दास। इनको कई जगह पे आप देखेंगे, गया एंड व्हाट मैम, गया एंड मोतिहारी में अभी महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय खुला है। इनफैक्ट अभी ये कंडीशन है कि अभी जमीन वगैरह साउथ बिहार का तो बन भी चुका है, जो वहां पर है, गया के पास में है, लेकिन अभी जो मोतिहारी का है वो तो अभी उसका प्रॉपर कोई अभी बिल्डिंग वगैरह भी नहीं है। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, कौन सा, ये पूछ रही है भावना, ये पूछ रही है आप, क्या चल रहा है? हाँ, रन करा, तो ये सब चीजें पता करके रखिए, एग्जाम्स पीटी में के क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे, फिर से सुन लीजिएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना हम लोग बात क्या कर रहे हैं, 1922 में। ये प्रपोजल कब आ रहा है, 1922 में। गया में कन्वेंशन हुआ था। कौन सा कन्वेंशन था ये, कांग्रेस पार्टी का 38वां कन्वेंशन था। पीछे का बैकग्राउंड मैंने बता ही दिया कि कारण क्या था, और इसको मेन प्रस्तुत किसने किया था, CR दास ने। और इसके फेवर में कौन थे, मोतीलाल नेहरू, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे,
ठीक है। और सी आर दास वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ गया कन्वेंशन, जो गया में अधिवेशन हुआ उसमें सी आर दास क्या थे, इसके मेन अध्यक्ष थे, या फिर आप कह सकते हैं गया कन्वेंशन वॉज प्रिसाइडेड बाय सी आर दास, यानी देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा इसे क्या किया गया था, इसका नेतृत्व किया गया था। तो ये था स्वराज पार्टी के बारे में। हाँ जी, ये हम लोग क्या देख रहे थे, ये हम लोग स्वराज पार्टी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब मुझे आप लोग बताएंगे स्वराज पार्टी इस्टेब्लिश कहाँ हुआ है, गया में या इलाहाबाद में? हाँ हाँ जी, और लोग बताइए। चित्तरंजन, जहां भी नाम आ जाना, देशबंधु, देशबंधु के नाम से क्या थे, ये फेमस थे। अरे बाबा, प्रपोजल दिया गया है, पार्टी बनी है 1923 में। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये चीज जो है क्या करना है आपको, कि अगर हम लोग बात करें तो स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में 1923 ईस्वी में की गई। अब चूंकि ये जो है ना स्वराज पार्टी, इसका मैं सामान्य इतिहास में आपको पढ़ाऊंगी। हमको देखना है कि बिहार में स्वराज पार्टी का कोई विंग है कि नहीं है बिहार में, यानी कि ये हाँ जी, इलाहाबाद केशव, एक आप ही का अनोखा आंसर आ रहा है, लखनऊ। हाँ जी, आप लोग बताइए, क्या स्वराज पार्टी लखनऊ में स्टैब्लिश हुई थी? हाँ जी, सभी लोग जरा बताइएगा। स्वराज, हाँ तो वही मैं कह रही हूँ कि थोड़ा डिफरेंट आंसर मत दे दीजिए केशव। केशव, इतना डिफरेंट आंसर देने की जरूरत नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो फरवरी 1923 में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर आ जाइए। ये कब हुआ था? फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई, और कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इलाहाबाद, जो राइट नाउ इलाहाबाद कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। हाँ, प्रयागराज, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आ जाइए, हम लोग बात करें कि स्वराज पार्टी, यानी बिहार में इसका क्या कंडीशन रहा स्वराज पार्टी का, या यहाँ पे स्वराज दल का हम क्या कोई इम्पैक्ट था या नहीं था। हम देखते हैं बिहार में स्वराज दल की एक शाखा, स्वराज दल की एक शाखा, यानी एक विंग, शाखा का निर्माण श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ, ठीक है ना। इट मीन्स कि बिहार में हम लोग क्या देखते हैं, द विंग ऑफ स्वराज दल, द विंग ऑफ स्वराज पार्टी, द विंग ऑफ स्वराज पार्टी was established in the leadership of Shri Krishna Singh. श्री कृष्ण सिंह, इनके नेतृत्व में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर एक स्वराज दल की शाखा का निर्माण किया गया था, ठीक है ना। और इसमें बात किया जाए कि कब किया गया था यहाँ पर, तो फरवरी कब किया गया था ये, फरवरी 1923 में। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि आज स्वराज पार्टी जो है बिहार में बहुत सक्सेसफुल थी, नहीं, यह दल नहीं, ठीक है ना, नहीं, यह दल बिहार में बहुत सफल नहीं थी। दिस पार्टी वॉज नॉट सक्सेसफुल इन बिहार, सफल नहीं थी, ठीक है ना, नहीं थी। ये पार्टी जो थी हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थी। तो अब आ जाइए, पीटी के पर्पज से कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। जैसे बात किया जाए कि स्वराज पार्टी जो है, मेन इसका जो प्रपोजल दिया गया था, चूंकि गया में दिया गया था, गया कन्वेंशन में, तो गया में इसका प्रस्ताव आया 1922 में। ये ध्यान रखिएगा, कौन सा गाँव था? तेनई गाँव था। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? 38वां अधिवेशन था। और किसने ये प्रस्ताव दिया था? सी आर दास ने दिया था, ठीक है। उसके बाद बात करें कि ये पार्टी
उसके बाद आ जाता है सामान्य इतिहास का पार्ट कि भाई ये पार्टी कहाँ इस्टेब्लिश हुई, इलाहाबाद में, कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए थे। तो इससे जुड़े हुए थे दो लोग जो मेन इसके थे, सीआर दास हो गए और मोतीलाल नेहरू हो गए। लेकिन 1925 तक हम लोग क्या देखते हैं, जब सीआर दास की मृत्यु हो जाती है उसके बाद इस पार्टी की गतिविधि क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये चीज़ें मैं सामान्य इतिहास में। हाँ भाई, श्री कृष्ण सिंह जो हैं ये बिहार के लीडर थे, क्या पता नहीं इनके बारे में आशुतोष? हाँ जी। तो यहाँ इनका स्वराज पार्टी का इतना ही रोल है आपके बिहार में, इससे ज़्यादा इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बात किया जाए, अगर क्वेश्चन आपका आ भी जाता है कि बिहार में स्वराज दल की एक शाखा का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ था, दैट वाज श्री कृष्ण सिंह। इनके नेतृत्व में बिहार में स्वराज दल की एक शाखा का निर्माण हुआ था, इतने ही है। ठीक है, 1925 तक मैंने क्या कहा कि जब सीआर दास जो हैं, हाँ, तो उसके बाद क्या हम देखते हैं कि ये जो पार्टी थी ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई, ये पार्टी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, साइमन कमीशन के बारे में हम लोग आएंगे। 1928 का जो 28 में एक कमीशन आता है, इसका नाम था साइमन कमीशन। इसका नाम क्या था, साइमन कमीशन। अभी जो मैं आपको बता रही थी ना 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट बताया था ना मैंने, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट मैंने ये बताया भी था आपको। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में था कि 10 साल बाद यानी आफ्टर 10 ईयर क्या होगा, हम एक कमिटी बनाएंगे और जांच करेंगे कि हमने जो सिफारिश की गई थी, किए हैं, हमने जो सिफारिश की है उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। किसमें कहा गया था, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। लेकिन समस्या क्या आ गई, चूंकि भारत में लगातार क्या हो रहे थे, मूवमेंट्स हो रहे थे, आंदोलन चल रहे थे, इसके कारण हम क्या देखते हैं कि जो कमीशन यहाँ पर 1929 में आनी चाहिए वो 1928 में ही आ गई थी। और इसका निर्माण 1900 यानी ये जो कमीशन था इसका निर्माण 1927 में ही हो चुका था। और इसका निर्माण कहाँ हुआ होगा, भारत में हुआ होगा या इंग्लैंड में हुआ होगा? हाँ, इंग्लैंड में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये जो था साइमन कमीशन, इसका निर्माण कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड में हुआ था। चूंकि इसके जितने भी मेंबर थे वो सभी के सभी क्या थे, गोरे थे। दैट्स वाई दिस कमीशन वाज आल्सो नोन एज व्हाइट मैन कमीशन। इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं थे। समस्या ये थी कि इसमें ये बात कहा गया था कि जो भारतीयों के प्रॉब्लम्स हैं उनको देखने के लिए या फिर हमने जो इम्प्लीमेंटेशन दिया है उसको सुनने के लिए, अगर बात करें किसके प्लेस के बारे में पूछ रहे हैं हर्षित, साइमन कमीशन बताया तो इंग्लैंड में इसकी स्थापना हुई है 1927 में। हाँ, इंग्लैंड में इसकी स्थापना हुई, यानी इसको गठित किया गया, स्थापना भी नहीं, ये कमीशन है ना, इसका गठन किया गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि इसकी जड़ें कहाँ पर थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में थी। जब हम लोग सामान्य इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें और भी चीजें मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। यहाँ पर बस अभी चूंकि क्या करना है, बिहार हिस्ट्री पढ़ना है, तो बिहार हिस्ट्री के संदर्भ में थोड़ा सा बैकग्राउंड में मैं आपको बता दे रही हूँ कि देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, इसका क्या था ये कि 10 साल बाद हम एक कमिटी बनाएंगे, यानी उस हिसाब से 1929 में ये कमीशन पहुंचना चाहिए था। बट समस्या ये आ गई कि भारत में इतना आंदोलन तीव्र हो चुका था धीरे धीरे कि यहाँ पे इन लोगों ने डर में क्या किया कि जल्दी जल्दी ही क्या किया, कमिटी गठित कर दिया कि भाई हमें आपकी क्या है चिंता है, इसीलिए हमने आयोग का गठन किया है। और ये आयोग जा करके सब जगह पता करेगा कि इनके यहाँ जो हमने एक सुझाव दिया था इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, तो वो सब सही से हो पाया या नहीं हो पाया। तो भारतीयों में नाराजगी इस बात की थी कि भाई समस्या हमारी है, समाधान आपको करना है, लेकिन इस समस्या के निदान के लिए सभी के सभी क्या है, ब्रिटिशर्स हैं, एक भी भारतीय इस आयोग में नहीं है। ठीक है, 7 सदस्यीय आयोग बना था, लेकिन इसमें एक भी व्यक्ति जो है वो भारतीय नहीं था। यही इस कमीशन के बाइकाट यानी साइमन वापस जाओ का जो नारा लगाया गया, इसके पीछे का कारण यही था कि भारतीयों की परेशानी, कहा जाता है ना कि हमारी परेशानी कौन समझेंगे, भारतीय ही समझेंगे क्या, जो यहाँ का है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ की समस्या अगर हमारे यहाँ कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कहते नहीं कि भारतीयों की समस्या कौन समझेंगे, भारतीय ही समझेंगे। अब आप इंग्लैंड में बैठ करके आप सोचिएगा कि हम भारत के प्रॉब्लम्स को समझ ले, तो ये क्या होगा, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग, ये पूरी तरह से गलत है। और उसमें भी आपने एक भी मेंबर, जैसे अगर आप याद कीजिए चंपारण एग्रीगेरियन जो कमेटी बनाई गई थी, उसमें आफ्टर ऑल गांधी जी को रखा गया था ना, और भी उसमें इंडियंस भी थे कि भाई उन्होंने एक उसके बाद से क्या किया, एक बहुत ही
पारदर्शी तरीके से उसका सॉर्ट आउट किया कि नहीं ये सब चीज़ें क्या है, गलत है। लेकिन अगर किसी कमेटी में विपक्ष के ही सारे लोग बैठ जाएं, यानी उसी पक्ष के सब लोग बैठ जाएं, तो कहाँ से आपके पास फेयर आएगा रिपोर्ट? नहीं आएगा। तो वही चीज़ होता है साइमन। तो ये एक ऐसा कमीशन था जो इसके बारे में क्या नारा दिया गया था कि साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे इसी में लगे थे। बाकी समान इतिहास में मैं पढ़ाऊंगी कि इसमें क्या था। अब हम लोग आएंगे यहाँ पे बिहार के कंटेक्स्ट में, ठीक है ना। बिहार में क्या चल रहा था साइमन कमीशन को लेकर के, यानी बिहार में जो बहिष्कार यानी बाइकाट का जो कंडीशन था वो कैसा था, बिहार में बाइकाट हो रहा था या नहीं हो रहा था, हम लोग उसके बारे में क्या करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो ज्यादा नहीं है इनके साइमन कमीशन के बारे में बात करें कि जहां जहां ये कमीशन गया वहां वहां क्या किया गया था। एक चीज और है, इस कमीशन को, कमीशन इन द सेंस इसके जितने भी मेंबर हैं, इस कमीशन के लोग, कोई लोग भारत में जहां भी गए, भारत में जहां भी गए, जहां भी गए वहां इन्हें काले झंडे दिखाए गए, वहां इन्हें क्या किए गए, काले झंडे दिखाए गए, ठीक है ना, काले झंडे दिखाए गए। और बार बार नारा लगाया गया कि साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। ये बहुत फेमस नारा था इसका, ठीक है ना, ये क्या था, बहुत फेमस नारा था। अब बात करें हम लोग कि बिहार में किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए काम किया गया, तो यहाँ पर आ जाइए। हाँ हाँ, गोलमेज सम्मेलन जो है, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए, एक हुए हैं, दो हुए हैं या तीन हुए हैं? हाँ, 3 हुए हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ है। तो साइमन कमीशन, मैंने आपसे क्या कहा, समस्या ये थी कि ब्रिटिशर्स, हाँ 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। समस्या ये थी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी जो चल रहा था उसमें भी यही था कि भाई जो भी चीज़ें हैं, यानी अभी 1928 में अगर आप कह रहे हैं तो आप देखिएगा थोड़ा सा क्या कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह भी जो किया गया, मेन यही था कि हम कुछ भी करवाएंगे उसमें क्या होगा कि सारी चीज़ें, हम सारा पावर जो है वो ब्रिटिशर्स के पास रहेगा। तो वो मैं आप लोगों को नॉर्मल हिस्ट्री में बता दूंगी, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी इस पे, अभी बिहार में ना, अभी उस पर दिमाग नहीं लगाना, नहीं तो परेशान हो जाएंगे, अभी रहने दीजिए इसको, अभी उसको वहीं छोड़ दीजिए, गोलमेज को वहीं छोड़ दीजिए। साइमन का जो मेन क्या क्या चीज़ें थी और लाला लाजपत राय, उन सबको भी वहीं रहने दीजिए। अभी हम लोग रहेंगे बिहार में। ये साइमन कमीशन चल रहा है, जैसे कोरोना पूरे भारत में अलग अलग जगह पे चला है ना, बिहार में कोरोना को लेके क्या उपाय किए गए ये मैटर करता है, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो कोरोना काल में बिहार में क्या स्थिति थी वो देखना है। सेम वही है कि हमें बिहार के बारे में पढ़ना है कि साइमन कमीशन जब आया तो यहाँ के कौन लीडर थे, तो बेसिकली अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, ठीक है ना। यानी अ मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा क्या किया गया, एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया। और इसमें ये हुआ कि साइमन कमीशन को लेके हम लोगों को क्या करना है, यानी जो बहिष्कार का काम हम करेंगे, बाइकाट का काम करेंगे, तो उसको किस वे में करना है और किस प्रकार से करना है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार में ये कमीशन कब पहुंचा, बिहार में यह कमीशन कब पहुंचा, कब पहुंचा, ठीक है ना, कब पहुंचा। अगर क्वेश्चन जैसे आप बात करिए कि यहाँ ये जो कमीशन था बिहार में कब पहुंचा था, तो ये कमीशन जो है 12 दिसंबर को यह आयोग पटना पहुंचा था। 12 दिसंबर को यह आयोग, 12 दिसंबर 1928 को पहुंचा होगा या 1929 को पहुंचा होगा? हाँ, पहुंचा था,
क्योंकि ये कमीशन जो है भारत में फरवरी 1928 में आ चुका था, फिर ये धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर क्या हुआ, ये पहुंचा यहाँ पे। तो 12 दिसंबर 1928 याद रख लीजिएगा, 1928 को हम क्या देखते हैं, यह आयोग पटना पहुंचा था। इट मीन्स दिस कमीशन वॉज रीच टू पटना ऑन 12th ऑफ दिसंबर 1928। 12th ऑफ दिसंबर 1928 को ये जो आयोग था ये कहाँ पहुंचा, पटना पहुंचा। और उसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो जो लोग झारखंड की तैयारी कर रहे होंगे या फिर जो भी है, तो 24 दिसंबर को कहाँ पहुंचा था यह, 24 दिसंबर को रांची पहुंचा था। अब इनका सम्मान किया जाएगा या फिर इन्हें काले झंडे दिखाकर इनका बहिष्कार किया जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब ये है, अगर आपका क्वेश्चन ये आता, आप सुन लीजिए, क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि साइमन कमीशन बिहार में, अगर मान लीजिए रहा कि साइमन कमीशन का बहिष्कार बिहार में कब किया गया था, मे भी आपका ये क्वेश्चन रहे, तो हम क्या देखते हैं 12 दिसंबर 1928 को। दूसरा इसमें पॉइंट ये आएगा कि जो साइमन कमीशन है उसका नेतृत्व यानी उसको लेकर के क्या प्लान करना है, ये किसके अंडर में किया गया, तो अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में हम देखते हैं साइमन कमीशन के लिए प्लान बनाया गया। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अभी बिल्कुल क्या करना है, सीक्वेंस में चलना है, जैसे सीक्वेंस में चलता है। पूरी रांची आपकी सिटी है, अच्छा जी, अरे वाह। क्या किया, अरे बाबा एक बात बता रही हूँ आपको इसके बारे में। हाँ जी, इनका क्वेश्चन है कि मैम एक भारतीय ने इसका सपोर्ट किया था, तो थोड़ा बताइए तो आप लोग में से कि साइमन कमीशन का सपोर्ट किसने किया था, बताइए। हाँ जी, और लोग बताइए किसने किसने किया था इनका इसका सपोर्ट साइमन कमीशन का। नहीं, एग्जैक्ट डेट नहीं पूछता है केशव। हाँ, एग्जैक्ट डेट नहीं पूछता है ना, तो आएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि इस कमीशन से रिगार्डिंग जो है, हाँ अच्छा कोई नहीं, एक काम करिए, ये जो क्वेश्चन है ना, देखिए इसमें ना कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं मैम लाल, वैसे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मेजोरिटी आ रही है यहाँ पे आंसर में, पंजाब के लोग। हाँ सुन लीजिए, कल तो टेस्ट होगा ही आपका, कुछ क्वेश्चंस जो हैं कुछ वहां से भी रहेंगे, तो तैयार रहिए और क्या। हाँ जी, इस तरह के जो कुछ क्वेश्चन आपको लग रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस वहां से भी रहेंगे, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके। ठीक है, हिस्ट्री में समस्या नहीं होगी आप लोगों को, कुछ क्वेश्चंस क्या है वो चीजें आएंगी, बस अभी क्या है कि थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग को बोल के छोड़ देती हूँ, कि देखूंगी फिर कल टेस्ट है ही आप लोगों का, कल देखती हूँ क्या करते हैं आप लोग, है ना, कल देखती हूँ कि क्या करते हैं आप लोग। तब तक थोड़ा सा क्या करें, थोड़ा सा क्या कहा जाता है, हाँ क्या उसको कहा जाता है, थोड़ा सा माथा खराब करिए आप लोग अपना तब तक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएं इसमें, माथा लगाएं, उसको क्या कहते हैं, दिमाग लगाना। ठीक है, हाँ आज लास्ट क्लास है, क्या मतलब आप लोग कितना लंबा पढ़ना चाहते हैं, इतना दिन तो पढ़ा दिया मैंने, एक बात बताइए। हाँ जी, ये दिस इज नॉट मोर देन इनफ क्या, मुझे एक बात बताएं, यहां तक जो क्लास हुई है तो क्या शायद पे आशुतोष नहीं चलता है इतिहास, कि मुस्लिम लीग ने शायद समर्थन किया था, शायद पे नहीं चलता है, स्पेशली मॉडर्न इंडिया कंटेक्स्ट में शायद कुछ नहीं है, जो है कंफर्म है ना। तो इसको लिख लीजिएगा, ये क्या है, साइमन कमीशन के बारे में है, यहां से क्वेश्चंस अगर आएंगे तो इस प्रकार से आएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो है, मैं कह तो नहीं हूं कि मुझे भी तो कुछ क्वेश्चन आप लोगों से निकलवाने हैं, देखने कि आप लोग क्या क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहां तक चलिए आ जाइए, ये था बेसिकली स्वराज पार्टी के बारे में जो हमने बताया आपको। यस, लास्ट क्लास बिहार हिस्ट्री की लास्ट क्लास है केशव, इसके बाद की जो सामान्य इतिहास है वो भी मैं ही कंटिन्यू करवाऊंगी। तो हाँ, अब आते हैं हम लोग, उसके बाद आएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन।
सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगर आप लोगों को ध्यान नहीं आ रहा होगा कि पीडीएफ प्लीज, अच्छा जी, हाँ हाँ डिवाइड हो गया था। सुनिए स्वाति, केशव, मैं कह तो रही हूँ आप लोग ये साइमन कमीशन को किसने सपोर्ट किया था नहीं किया था, ये सारा पार्ट अब आपके नॉर्मल हिस्ट्री का है। बिहार हिस्ट्री में मत इतना ज्यादा दिमाग लगे, नहीं तो परेशान हो जाएंगे, इसको अभी रहने दीजिए। मैं बार बार कह रही हूँ ना, एक साथ सारी चीजें क्या हो जाएंगी, खिचड़ी बन जाएंगी। हाँ, इसलिए अभी इसको रहने दीजिए, अभी इसको रहने दीजिए। अभी हम लोग जब आएंगे साइमन कमीशन पे जब प्रॉपर, तब हम लोग उस पर बात करेंगे कि क्या बना था, उसमें कौन कौन से मेंबर थे, ये सारी चीजें उस टाइम का पार्ट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस ओबीडियंस मूवमेंट। भाई देखिए आज ना क्लास मूवमेंट क्या किया, मूवमेंट कर दिए इसका मैंने, रुक जाइए। देखिए लास्ट क्लास है आज, तो आज थोड़ा सा क्या करना होगा स्टूडेंट, आज हम लोग को थोड़ा सा स्पीड में काम करना पड़ेगा, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय का मतलब होता है, देखिए स मतलब होता है विनय, यानी स मतलब होता है के साथ, और विनय मतलब होता है बहुत ही सलीके से। तो इसका मतलब ये हुआ बहुत सलीके से हम क्या करेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ सविनय, सविनय का मतलब होता है बहुत विनय के साथ हम आपका क्या करेंगे, अवज्ञा करेंगे, आपकी बातों की अवहेलना करेंगे, नहीं मानेंगे। डिसओबीडियंस, एक कहता है ना बहुत ही ओबीडियंट स्टूडेंट है, या ये बहुत ही ओबीडियंट बच्चा है अपने माँ बाप का, तो वो ओबीडियंस ही नहीं, यहाँ पे क्या है, काम तो हम आपका बिगाड़ेंगे, लेकिन क्या करेंगे, तरीके से बिगाड़ेंगे, ठीक है, ये चीज था। तो सविनय, जैसे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ, आपके घर में अगर छोटे बच्चे होंगे कोई, तो आप देखिएगा कि अगर आपके पास कुछ कलर हो या कुछ आपने किताब कॉपी रखा हो वहां पे, तो वो क्या करेंगे, इत्मीनान से जाएंगे, धीरे से जाएंगे, और उस पर हो सकता है पानी गिरा दें आपकी कॉपी किताब पे। तो हुआ क्या, उन्होंने आपका काम तो बिगाड़ दिया, लेकिन इतने तरीके से बिगाड़ा कि आप उसको ना डांट सकते हैं ना मार सकते हैं। होता है या नहीं होता है ऐसा। तो सेम वही है कि चूंकि उस बच्चे ने ऐसा नहीं किया, हो हल्ला हंगामा करके किया है, लेकिन किया क्या है, काम तो आपका बिगाड़ ही दिया है, और भी किसके साथ, बहुत ही विनय के साथ। तो उसी को कहा जाता है सविनय, ठीक है। अवज्ञा यानी नहीं मानेंगे, आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, ठीक है 1930। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, देखिए कुछ चीजें समझ लीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था, ये यहाँ से बेसिकली कहाँ पर हम देखते हैं, गुजरात में, यहाँ पे शुरू हुआ था। हाँ जी, ये यहाँ पे क्या हुआ था, शुरू हुआ था। और उसके बाद अगर हम बात करें कितने दिन चला था ये आंदोलन, 6 अप्रैल को, देखिए 5 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंच चुके थे, ठीक है, और 6 अप्रैल को प्रॉपर इन्होंने क्या किया था, नमक कानून जो है तोड़ा था, यानी सॉल्ट लॉ जो था। हाँ नहीं, मुझे एक बात बताइए, नहीं मैं 24 दिन नहीं पूछा, मैंने बोला देखिए 5 को पहुंचे थे, तो ये चले कब थे, 12 मार्च को चले थे, 13 मार्च को चले थे, या 14 मार्च को चले थे, 12 मार्च को चले थे, और ये पहुंचे थे 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे थे, ठीक है ना। तो जब ये दांडी पहुंचे तो 6 अप्रैल को इन्होंने क्या किया था, सॉल्ट लॉ को तोड़ा था। कारण क्या था इसके पीछे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए, जैसे अभी हम लोग के बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करें, तो पानी ऐसी चीज है जो हमारा क्या है, बहुत ही बेसिक सर्वाइवल है या बेसिक नीड है, पानी जो होता है। अगर उसी पानी पे आपके ऊपर टैक्स लगा दिया जाए कि अगर आप जो है आप 1 लीटर पानी पियेंगे तो आपके ऊपर 50 रुपये टैक्स आपको देना पड़ेगा, तो क्या पानी दुर्लभ नहीं हो जाएगा आप लोग के लिए। इसे कहा जाता है बेसिक चीजों को क्या कर देना, लोगों के पहुंच से बाहर कर देना, ठीक है। हाँ जी, क्या हुआ जूम वाले, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप लोग। मैंने ये बोला है जैसे पानी हमारा बेसिक नीड है ना, बहुत ही बेसिक चीज है जो हर जगह क्या होता है, फ्री मिलता है और आराम से हम लोग क्या करते हैं, इसे पीते हैं। अगर पानी के ऊपर सरकार टैक्स लगा दे कि आप 1 लीटर पानी पिएंगे और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो पानी आपके लिए सुलभ हो जाएगा या दुर्लभ हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया ये, है ना। तो बस इसको इस तरीके से समझना है कि ये जो था, इसको नमक सत्याग्रह भी कहा जाता था। नमक सत्याग्रह का मतलब होता है स्टूडेंट, नमक बहुत ही क्या होता है, बेसिक सर्वाइवल के लिए, यानी हमारी बेसिक का मतलब होता है कि बहुत ही
प्राथमिक आवश्यकता जिसको हम कह सकते हैं उसमें आता है। तो उस टाइम पर अंग्रेजों ने क्या किया था कि नमक पर टैक्स लगा दिया। अब जब टैक्स लगाया तो ये लोगों की पहुंच से क्या होने लगा, दूर होने लगा। और उस टाइम पर भारत में ऐसी स्थिति नहीं थी कि आप बहुत ज़्यादा क्या कर सके, परचेज कर सके, या बहुत आपके पास पैसा हो। ऑलरेडी क्या थे, हम लोग गुलाम थे उस टाइम पे, और उसके बाद भी स्थिति तनावपूर्ण थी। और वैसे में आपने बहुत बेसिक चीज़ पे आपने क्या किया, टैक्स लगा दिया। और इसी बात को लेकर के गांधी जी ने क्या किया था, नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। दिस मूवमेंट वॉज ऑल्सो नोन एज सॉल्ट सत्याग्रह। इसके 2-3 नाम है, सॉल्ट सत्याग्रह, सत्याग्रह, और दांडी मार्च भी इसको बोलते हैं। दांडी मार्च भी इसको कहा जाता है। मार्च का मतलब होता है कई लोगों के साथ जब आप कूच करते हैं या चलते हैं तो उसे कहा जाता है क्या, मार्च। और एक चीज और समझ लीजिएगा, मार्च किसी के लिए फेवर में किया जाता है या अगेंस्ट में किया जाता है? हाँ, अगेंस्ट में। हाँ जी, मार्च किसी के लिए मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर हम मार्च कर रहे हैं, मार्च का मतलब होता है एक साथ इकट्ठे होकर जब चल रहे हैं, तो उस मार्च को मार्च जो है वो किसी के फेवर में होता है या अगेंस्ट में होता है, यानी सिस्टम के अगेंस्ट में होगा या फेवर में होगा? नहीं, हमेशा ध्यान रखिएगा, मार्च नहीं, मार्च हमेशा ना ना ना, सुनिए, आपको एक बात बता देती हूँ, मार्च का मतलब ही हो जाता है विरोध किसी भी बात का, ठीक है ना? किसी भी बात का विरोध आप कर रहे हो तभी मार्च निकाला जाता है। मार्च इसलिए नहीं निकाला जाता है खुशी हो करके, कुछ ऐसी बात है जो हमें नागवार गुजरी है जिसकी वजह से हम लोग मार्च निकाल रहे हैं, ठीक है? तो मार्च हमेशा विरोध में निकाला जाता है, दोनों में नहीं आप जा सकते हैं, ठीक है? तो अब आ जाइए, हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, नमक सत्याग्रह में हमने क्या देखा था कि दांडी मार्च के नाम से भी ये जाना जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट इसमें, यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ पे ये मूवमेंट हुआ था, यानी कि 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930 ये मूवमेंट हुआ था। तो ये जहां पर हुआ था, यहाँ क्या था भाई, यहाँ था समुद्र, जहां ये पहुंच करके, दांडी कौन से जिले में है जहां गांधी जी पहुंचे थे? समुद्र से क्या किया जाता है यहां से? दांडी नवसारी जिले में है, उसके गुजरात के, हाँ, नवसारी डिस्ट्रिक्ट में है, ध्यान रखिएगा, दांडी कहाँ पर है, नवसारी जिले में है। चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो समुद्र के पास से क्या किया गया था, यहाँ से इन्होंने नमक जाके खुद से बनाया और सॉल्ट लॉ को क्या किया, तोड़ा। तो दिक्कत ये थी यहाँ पे, समझिए, अब हम बात करें बिहार की, हम बात क्या कर रहे हैं, बिहार की। बिहार में समुद्र है? समुद्र तो नहीं है यहाँ पे। बिहार में जब समुद्र नहीं है तो इसका मतलब है कि ये क्या करेंगे, 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन में क्या है, या तो हम मिट्टी से ही, यानी नमकीन मिट्टी का क्या किया था इन लोगों ने, नमक बना करके, नमकीन मिट्टी से ही नमक बना करके सॉल्ट लॉ को तोड़ने का क्या किया था, बताया कि हमने क्या किया, नमक कानून को तोड़ा है। तो 2 काम यहाँ पर किए गए बिहार में, ये चीज समझिएगा, बिहार में क्या किया गया था, 2 काम हुए। जब समुद्र नहीं है तो यहाँ क्या करेंगे, इन्होंने नमकीन मिट्टी बनाई, नमकीन मिट्टी से नमक बनाया इन्होंने। एक प्रयास था कि हम क्या कर रहे हैं, हम भी तोड़ रहे हैं इसको। और दूसरा जिन्होंने क्या किया था, चौकीदारी टैक्स, चौकीदारी टैक्स देने से इनकार किया, इसको एक शब्द में कहें तो चौकीदारी करबंदी। करबंदी मतलब चौकीदारी जो है, चौकीदारी करबंदी नहीं देंगे हम, ठीक है ना, चौकीदारी टैक्स हम नहीं देंगे। और नमकीन मिट्टी से क्या किया था, ये बिहार की बात चल रही है कि बिहार में इस आंदोलन को किस प्रकार से लिया गया, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ, चूंकि समुद्र का एरिया नहीं है हमारे पास, हाँ हमारे पास, तो हमने क्या किया, हमने किया यहाँ पे जो चौकीदारी टैक्स है वो देने से हमने क्या किया, मना कर दिया। चौकीदारी टैक्स अभी भी गांव में आप जाइएगा तो बहुत सारी जगहों पे देखिएगा क्या कि कुछ चौकीदार होते हैं जो रात में पहरा लगाते हैं, जिसको वहीं कम्युनिटी के या उस एरिया के जो लोग होते हैं मिल करके उसे पे करते हैं। उस टाइम पे क्या था कि ये जो चौकीदारी था, इसका जो टैक्स था वो किसको पे किया जाता था, ब्रिटिशर्स को। तो जो यहाँ के बिहार के जो लोग थे उन लोगों ने कहा कि हम ये टैक्स अब पे नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या था कि चौकीदारी टैक्स, कई बार क्वेश्चन आपका आता है कि सविनय अवज्ञा में
स्पेशली बिहार के लोगों ने कौन से टैक्स को देने से मना कर दिया था? चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था, ठीक है ना। चौकीदारी कर देने से क्या किया गया था? मना कर दिया गया था। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि बिहार में ये जो नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हो रही है। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत तो आ जाइए 15 अप्रैल 1930। दो इसके मेन क्षेत्र हमें दिख रहे हैं बिहार में, एक सारण है, द फर्स्ट वन इज सारण एंड द सेकेंड वन इज चंपारण। एक तो सारण है और दूसरा क्या है? दूसरा है चंपारण। द फर्स्ट वन इज सारण एंड द सेकेंड वन इज चंपारण। 15 अप्रैल 1930 से हम लोग क्या देखते हैं, बिहार में जो नमक सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट हो चुका था। अभी मैंने बताया कि इसमें किया क्या गया था, यानी कौन सा कार्य किया गया था, क्या व्हाट काइंड ऑफ वर्क वाज डन। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, नमकीन मिट्टी बनाई गई थी। नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा गया था, कानून को तोड़ा गया था। अब एरिया की बात करें, कौन कौन से क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि जो नमकीन मिट्टी बनाकर इस कानून को तोड़ा गया था। तो आ जाइए यहाँ पे, पटना, शाहाबाद और मुजफ्फरपुर, ठीक है। तो ये तीन जगह पर हम लोग क्या देखते हैं, कानून को नमकीन मिट्टी बनाकर इस कानून को क्या किया गया, तोड़ा गया। बिहार में किस क्षेत्र में स्पेशली, तो पटना, मुजफ्फरपुर और शाहाबाद में फैला और वहां तक पहुंचा भी, ठीक है। उसके साथ बात करें कि 16 से लेकर के 21 अप्रैल तक बिहार में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किए गए। सविनय अवज्ञा में क्या किया गया, अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन किया गया। उसके अलावा अगर बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि बिहार की जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी थी, इसने एक प्रपोजल दिया। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा बोला गया था, जो विदेशी वस्त्र है उसका बहिष्कार करिए और शराब की जो भी दुकान है उसके सामने क्या करिए, धरना दीजिए। ये दो काम दिया गया था कमेटी के द्वारा। प्रस्ताव पारित किया गया और वो क्या था, ये था कि एक तरफ हम क्या करेंगे भाई, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे, नीचे दिख रहा है ना, हाँ, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और दूसरा हम क्या करेंगे, शराब की दुकानों के सामने धरना देंगे। दुकानों के सामने धरना देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आज इंग्लिश मीडियम सुन लीजिएगा। सॉल्ट सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 15 अप्रैल 1930 इन बिहार। The main area of salt satyagraha was Saran and Champaran. Okay, इसमें था क्या, from 16 to 21st of April in different areas of Bihar this movement was started. Okay, और एंटी ब्रिटिश जो है आपको प्रदर्शन इसमें क्या किया गया था, यानी किया गया था, एंटी ब्रिटिश मूवमेंट चलाया गया था। और उसके बाद ये मूवमेंट कहाँ कहाँ फैला, यानी दिस मूवमेंट वाज आल्सो स्प्रेड इन द एरिया ऑफ पटना, शाहाबाद एंड मुजफ्फरपुर। आफ्टर दैट बिहार प्रदेश जो है, यानी कि बिहार स्टेट कांग्रेस कमेटी वाज passed a proposal that we have to do some work regarding Britishers या to boycott Britishers। तो उसमें करना क्या था, हमें करना क्या था कि जो फॉरेन क्लोथ्स हैं, टू बाइकाट फॉरेन क्लोथ्स एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि हमें क्या करना होगा, प्रदर्शन करना होगा, यानी कि कहीं ना कहीं से मूवमेंट करना होगा या धरना देना होगा, स्ट्राइक करना होगा इन फ्रंट ऑफ द
लीकर शॉप के सामने हमें क्या करना होगा, धरना देना होगा। तो ये चीजें किसमें की गई थी, ये बिहार नमक सत्याग्रह के दौरान किए गए कुछ काम थे, कुछ प्रस्ताव थे जिसके तहत ये काम किया गया था, जिसके तहत क्या किया गया था, ये काम किया गया था। अब जैसे ये देखिए, इसमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार है ना, तो इसमें आ जाइए, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार को ध्यान में रखते हुए हम आप लोग का एक क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार में यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि कहाँ पर इसका काम शुरू हुआ। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिएगा, हाँ यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिएगा, एक नंगी हड़ताल हुआ था, ठीक है। तो यानी इसको नंगी स्ट्राइक, अब ये था क्या, तो ये था छपरा जेल के कैदियों के द्वारा, छपरा जेल के कैदियों के द्वारा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था। क्या किया गया था, बहिष्कार किया गया था। इट मीन्स अगर पूछा जाए कि जो फॉरेन क्लोथ्स को लेकर के हुआ था कि हम इसका बाइकाट करेंगे, तो वो कौन से लोग थे जिन्होंने इस कार्य को किया बड़े लेवल पर। एंड अगर आपका क्वेश्चन बन जाता है कि बिहार में नंगी हड़ताल अगर पूछा जाए तो ये कहां पर हुआ है, छपरा जेल में। नंगी स्ट्राइक वॉज ऑर्गेनाइज्ड या फिर स्टार्टेड इन द प्रिजन ऑफ छपरा, या फिर द प्रिजन ऑफ छपरा आप कह सकते हैं। ये जो जेल था यहीं पर क्या हुआ था, ये वाला स्ट्राइक यहाँ के कैदियों के द्वारा शुरू की गई थी। इन लोगों ने क्या कहा था कि दे डिनाइड टू वोर फॉरेन क्लोथ्स, इन्होंने जो भी विदेशी वस्त्र थे उसे पहनने से इनकार कर दिया था और कहा कि हम यहाँ के कपड़े नहीं पहनेंगे, तो डिनाई किया कंप्लीटली। तो ये क्या था, ये पहला विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार जो है हमें कहाँ दिख रहा है, छपरा के जेल में। और उसके अलावा इन लोगों ने किया क्या था, इनका ये कहना था कि अगर हमें तुम स्वदेशी कपड़ा नहीं दोगे तब तक हम कपड़ा नहीं पहनेंगे, तब तक हम इसी अवस्था में रहेंगे, इट मीन्स निर्वस्त्र रहेंगे। तो यही क्या था मेन, ये जो हड़ताल, ये जो स्ट्राइक था, इसके पीछे का कॉज यही था। इनका डिमांड यही था कि अब हम विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे, अगर आप स्वदेशी ड्रेस देते हैं तो आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसे पहनेंगे, अदरवाइज हम इसी अवस्था में रहेंगे। और इस तरह से ये हड़ताल जो था, नंगी हड़ताल, ये जारी रहा। उसके बाद अब मान लीजिए इतने सारे लोग अगर विदाउट ड्रेस हो जाएंगे तो फाइनली ब्रिटिशर्स क्या हो जाएंगे, मजबूर होंगे या नहीं होंगे कपड़ा देने के लिए। क्या हुआ, हाँ जी, ब्रिटिशर्स जो हैं वो मजबूर होंगे या नहीं होंगे, उनको वस्त्र देना ही पड़ेगा। तो अगर वस्त्र देना ही पड़ेगा तो ऐसे में क्या हम लोग देखते हैं, हाँ ऐसे में हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो हड़ताल था तब जाकर के इनका क्या हुआ, समाप्त हुआ, जब इनको स्वदेशी कपड़े मुहैया कराए गए। ठीक है, जब इनको स्वदेशी कपड़ा क्या किया गया, मुहैया करवाया गया, मुहैया कराया गया। ठीक है, अगर जो लोग लिख रहे हैं इसे लिख लीजिएगा। अब आ जाइए, हम लोग आते हैं कि सारण जिले में, अगर आपका क्वेश्चन ये रहा है कि सारण जिले में यानी सारण डिस्ट्रिक्ट में, सारण जिले में नमक सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, कौन कौन से लीडर्स थे जो सारण एरिया में इस मूवमेंट को क्या कर रहे थे, देख रहे थे। तो आ जाइए इसमें, भरत मिश्र, ये लोग लीडर थे बेसिकली इसमें, जो अलग अलग क्षेत्रों में क्या कर रहे थे, इस मूवमेंट को ये लोग देख रहे थे। गिरीश तिवारी एंड बब्बन सिंह, ये कहाँ थे, ये नमक सत्याग्रह कौन से एरिया में देख रहे थे, स्पेशली देवर इन सारण एरिया, ये लोग कहाँ एक्टिव थे, इन सारण एरिया। नेक्स्ट हम लोग इसमें आते हैं, सारण के बाद आते हैं चंपारण। अब चंपारण में कौन कौन से लोग काफी एक्टिव थे,
ठीक है, ये लीडर्स हैं कि इस मूवमेंट में लोग कहाँ कहाँ पर क्या कर रहे थे, अलग अलग जगहों पर किस प्रकार से ये लोग देख रहे थे, या किस इस क्षेत्र में, हाँ इस क्षेत्र में ये लोग कौन कौन से लोग थे जो विपिन बिहारी, शिवधारी पांडे, बहुत ज़्यादा नाम देखिए आएगा नहीं, ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट जैसे जो जिनका नाम आपको लगता हो कि बहुत फैमिलियर हैं, या जिनका नाम सुन के लगता हो कि ये बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस हैं, उनके बारे में। रामदयाल साहू, ये लोग क्या थे, कुछ लीडर्स थे जो फेमस लीडर्स इससे क्या थे, जुड़े हुए थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान क्या थे, ये लोग उसमें क्या थे, एक्टिव थे। जय नारायण प्रसाद, ठीक है, तो ये क्या थे, ये कुछ लीडर्स हैं जो इस एरिया में चंपारण सत्या यानी कि नमक सत्याग्रह को ये लोग क्या कर रहे थे, एक्टिवेट किए हुए थे, या फिर इस सत्याग्रह से ये लोग क्या थे, जुड़े हुए थे, और इस मूवमेंट को ये लोग क्या कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे। भावना, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब ये होता है कि हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे, या आपका अब हम क्या करेंगे, अब हर तरीके से हम आपका बाइकाट करेंगे। तो बाइकाट का मतलब ये होता है भावना, जब जो भारतीय हैं उन लोगों को एक बात समझ में आ गई थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को अगर चोट करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी आर्थिक अवस्था पर क्या करिए, आप चोट करिए, यानी इकोनॉमिकली अगर हम लोग इनको चोट पहुँचाएंगे तो वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा फेवरेबल होगा, वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा फेवरेबल होगा। तो इकोनॉमिकल चोट का मतलब ही होता है कि आप क्या करिए, सबसे पहले तो उनका जो कपड़ा आ रहा है जिससे उनको बेनिफिट हो रहा है उसे समाप्त कर दीजिए। तो इन लोगों ने क्या रखा कि भाई हम क्या करेंगे, कपड़ा ही हम इनका नहीं यूज़ करेंगे। अब नहीं यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि आप क्या देखते हैं, इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, इसका फ़र्क ये पड़ेगा कि अब जो स्थिति है वो क्या हो जाएगी, इनकी वीक होगी। ऑब्वियस सी बात है, इतने बड़े जगह पे इनका सामान क्या हो रहा था, बिक्री हो रहा था या चल रहा था, हाँ बिक्री हो रहा था या चल रहा था, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, अब इनके फेवर में नहीं रहेंगी, अब इनके फेवर में नहीं रहेंगी। तो इसका नुकसान क्या होता है कि अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जगहों पर इसका यानी कि अंग्रेज़ों के सामान का क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। अलग अलग जगहों पर अंग्रेज़ों का क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। अंग्रेज़ों के खासतौर से जो शराब का दुकान है उसको भी, क्योंकि आबकारी आप लोग भी जानते होंगे उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, पैसा आता है, उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा पैसा आता है, वो एक मनी का बहुत बड़ा सोर्स है। तो वो भी क्या था कि अगर आप जितना हो सके इनको क्या करिए, इसको देने से डिनाई कर दीजिए, मना कर दीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसमें कि मुजफ्फरपुर में, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, ये अलग अलग लीडर्स हैं भावना, अलग अलग लीडर्स हैं जो क्या कर रहे थे, इसको देख रहे थे, इस मूवमेंट को देख रहे थे। अब क्लियर हुआ भावना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, हाँ जी क्लियर हुआ। अच्छा ये बताइए, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से जुड़े होंगे, मुजफ्फरपुर में हम लोग क्या देखते हैं, इसके कौन कौन से नेतृत्व करता है, यानी हु वेर द लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट इन मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में कौन कौन है। गिरीश तिवारी तो चले हाँ जी मैंने गिरीश तिवारी और बबन सिंह था, क्या नाम है, स्वाति, दैट वाज बबन सिंह, बबन सिंह लिखते हैं बबन सिंह, बट बिहार में अगर जिनका भी नाम बबन है तो बोला गया था बब्बन सिंह, ठीक है लिखा जाता है बबन, बिहार में क्या बोलते हैं लोग, उसे बब्बन बोलते हैं। अरे ये नेतृत्वकर्ता के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से लोग मुजफ्फरपुर में से देख रहे थे, तो रामदयालु सिंह, रामदयालु सिंह ये क्या थे, मुजफ्फरपुर में एक्टिव थे। और उसके बाद बात करें कि और कौन कौन लीडर थे, जनकधारी प्रसाद, ठीक है, लिख ली आप, क्या नाम है, स्वाति आपने लिख लिया,
ठाकुर रामनंदन सिंह, ठाकुर रामनंदन सिंह, ये लोग क्या थे, मुजफ्फरपुर में इस मूवमेंट को क्या कर रहे थे, ये लोग देख रहे थे। हाँ जी, जरा मुझे बताएंगे कि राजेंद्र प्रसाद कहाँ से देख रहे थे ये सारे मूवमेंट को, या इस आंदोलन से राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे या नहीं जुड़े थे? जुड़े थे, कहाँ से जुड़े थे? हाँ, पटना में राजेंद्र प्रसाद चले गए? हाँ, सीवान से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। भाई ऑब्वियस ही बात है, देखिए चंपारण जो है, इसमें एक चीज समझिएगा कि चंपारण में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये लोग हैं, और राजेंद्र प्रसाद जो है ना, ये इन दोनों जगहों पे क्या कर रहे थे, देख रहे थे। यानी उनका जो सारण का भी क्षेत्र है, चंपारण का भी क्षेत्र है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इन्होंने ही क्या किया था, काफी अच्छा लोगों को उत्साहित किया कि इस आंदोलन को क्या करिए आप, चलाइए, या इस मूवमेंट को क्या कीजिए, बड़े स्तर पे लोगों के बीच में फैलाएं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है, सारण चंपारण दोनों में हम लोग क्या देख रहे हैं, इनकी गतिविधि दिखाई देती है। यानी एक तरह से ये बड़े लीडर थे, एक शब्दों में कहें तो यहाँ पे क्या थे, ये एक बड़े लीडर थे, ये एक बड़े नेता थे या नेतृत्व करता थे इसके। ये लोग क्या हो चुके थे, एक बड़े पब्लिक फिगर थे। तो इनका कोई एक क्षेत्र आप नहीं देखिएगा, ये लोग अब जहां बोलेंगे लोग उनके साथ साथ क्या करेंगे, शुरू हो जाएंगे। जैसे ही कहेंगे कि हाँ भाई हम लोग मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, तो होता क्या है, उसके बाद सब लोग क्या करने लगते हैं, उसके बाद जुड़ जाते हैं, ये सारी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, बहुत फेमस है, कि पटना का नखास पिंड बहुत फेमस है, ठीक है, उस जगह को क्या चुना गया। अब आ जाइए यहाँ, इस मूवमेंट में मोड़ कब आता है, पटना के मंगल तालाब के पूर्व में। कहाँ है भाई मंगल तालाब, बताएंगे पटना वाले लोग? मंगल तालाब के पूर्व में नखास पिंड को नमक कानून तोड़ने के लिए चुना गया था। नमक कानून तोड़ने के लिए चुना गया था नखास पिंड को। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि यानी कि इन पटना नखास पिंड, नाम क्या था इसका, नखास पिंड was selected नखास पिंड को क्या किया गया था, चुना गया था। पटना सिटी से, अंकुश बता रहे हैं कि पटना सिटी से है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्या करना है, समझना है कि नखास पिंड में जो चल रहा था, नमक कानून को तोड़ने के लिए क्या किया गया था, इसे चुना गया था, इस जगह को, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पे समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये जगह हो गया नखास पिंड, ये जगह हो गया, ठीक है, ये कौन सी जगह है, नखास पिंड। इसमें किया क्या गया, दो चरण बना, चरण इन द सेंस कि ये फर्स्ट फेज हो गया, फेज इन द सेंस कि जत्था होता है ना, एक पहला ग्रुप कह लीजिए, फेज भी नहीं, फर्स्ट ग्रुप इसको कह लीजिए, फर्स्ट ग्रुप, दिस इज नोन एज फर्स्ट ग्रुप एंड दिस इज नोन एज सेकेंड ग्रुप। दो ग्रुप बनाया गया। जैसे मान लीजिए ये नखास पिंड हो गया, तो एक जो है यानी फर्स्ट ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या था, ये अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में बना था, ये अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में बना था। और दूसरे की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा जो है वो रामवृक्ष बेनीपुरी के नेतृत्व में बना था, रामवृक्ष बेनीपुरी के नेतृत्व में बना था, ठीक है। ये दो जत्था था, दो जत्था जैसे कहते नहीं है, ये दो ग्रुप बना था इनका, ठीक है ना, ये दो ग्रुप बना था। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए। तो ये जो है, ये यहाँ पे 16 अप्रैल, ये कब की बात हो रही है, 16 अप्रैल 1930,
16 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था, ये प्लान बना कि हम लोग कहाँ जाएंगे, नखास पिंड जाएंगे और वहां जाकर के नमक कानून तोड़ेंगे। अब इसको इस वे में समझिए, हुआ क्या, जैसे ये यहाँ पर हुआ, ये यहाँ पे पहुंचना है, तो एक जत्था जब यहाँ जाने लगा तो इसे क्या किया गया, रोक दिया गया, तो ये नहीं जा पाए, यानी ये जो थे ये सफल नहीं हो पाए। जो दूसरा जो ग्रुप था ये फाइनली क्या हो गया, यहाँ पर पहुंच गया, यानी ये क्या रहा, सफल रहा, ये सफल रहा। तो इट मीन्स हम लोग क्या देख रहे हैं कि रामवृक्ष बेनीपुरी के नेतृत्व में 23 अप्रैल को क्या हो गया, ये ग्रुप जो था पहुंच गया। 23 अप्रैल 1930 को नखास पिंड पहुंच गया और वहां जाकर के क्या किया इसने, नखास पिंड पहुंचा। बीच बीच में बहुत यातनाएं मिली, बहुत इन लोगों के ऊपर क्या हुआ, कार्रवाई की गई, लेकिन फिर भी इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारे और ये लोग क्या किए, वहां पर पहुंच गए नखास पिंड। और वहां पहुंच करके इन लोगों ने क्या किया, हाँ वहां पहुंच कर क्या किया इन लोगों ने, नमक कानून को तोड़ा। यहाँ पहुंच कर इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पहुंच कर इन लोगों ने नमक कानून को तोड़ा। नमक कानून को तोड़ा, ठीक है। तो अब चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्लियर हुआ ये आप लोगों को, हाँ जी ये क्लियर हुआ। दो ग्रुप बना था नखास पिंड के लिए, एक अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में और एक रामवृक्ष बेनीपुरी के नेतृत्व में, ठीक है। ये कांग्रेस कार्यालय से चला था ये जो था जत्था, ठीक। और ये वाले जो रामवृक्ष बेनीपुरी जो है ये लोग निकले, यानी इनको जब रोक दिया गया तो फिर ये क्या हुआ, आगे बढ़े और 23 अप्रैल को फाइनली क्या हो गए, ये पहुंच गए और पहुंच करके वहां पर क्या किया, नमक कानून तोड़ा। तो अगर सुनिए क्वेश्चन अगर आपका आता है कि नखास पिंड में नमक बनाने में यानी नमक कानून तोड़ने में किसे सफलता मिली थी, हाँ जी किसे मिली थी, हाँ रामवृक्ष बेनीपुरी। क्लियर हो गया ये आप लोगों को कि ये किस तरह से नखास पिंड क्यों फेमस है। अंबिका कांत सिंह देख लीजिए, अंबिका कांत सिंह और जशुलाल अंबिका कांत सिंह थे और इसमें एक लीडर और थे जशुलाल गुप्त, ठीक है ना। इन लोगों को क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया था, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कहाँ गिरफ्तार किया गया इन्हें, हाँ इन्हें गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था, बांकीपुर भेज दिया गया था, बांकीपुर जेल भेज दिया गया था, जेल भेजा गया, ठीक है। बांकीपुर जेल क्या किया गया, इन्हें भेज दिया गया। अब आगे बढ़े जी आप लोग बताइए, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, इसको समझ लीजिएगा कि यही क्या है आपका नखास पिंड का यही कहानी था, नमक कानून तोड़ने के लिए किया गया था। अंबिका कांत सिंह जशुलाल गुप्त क्या थे, इसके मेन लीडर थे। कांग्रेस कार्यालय से ये जत्था चला था लेकिन बीच में ही क्या हो गया था, इन्हें अरेस्ट कर लिया गया और इन्हें बांकीपुर जेल भेज दिया गया। नेक्स्ट ग्रुप की बात करें तो इसमें रामवृक्ष बेनीपुरी थे, ये सफल रहे। 23 अप्रैल 1930 को ये नखास पिंड पहुंचे और वहां पहुंचकर इन्होंने नमक कानून तोड़ा, ठीक है। अब अगर इसमें कुछ लीडर्स के अलग अलग क्षेत्रों के नाम अगर लिखना चाहते हैं तो उसको भी क्या करिएगा, थोड़ा सा अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे कि दरभंगा में किसके नेतृत्व में, अब क्या करना है ना, जैसे कुछ कुछ जगहों पे जैसे नमक कानून, नमक कानून किसके नेतृत्व में चलाया गया, अलग अलग जगहों पे नेतृत्व में चलाया गया, बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में। अब आ जाइए, जैसे हम बात करें यहाँ पर दरभंगा, बहुत जैसे लंबी चौड़ी कहानी कई जगह आप लोगों को मिल रही होगी कि ये क्या है, तो इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। दरभंगा में हम क्या देखते हैं, सत्यनारायण सिंह के नेतृत्व में ये चला था, सत्यनारायण सिंह, सत्यनारायण सिंह लीडर थे, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, यही क्या करना क्या है, थोड़ा सा स्मार्टली काम करना है, इन द सेंस कि यहाँ सारी चीजें हमें नहीं पढ़नी है। आ जाइए भागलपुर, भागलपुर में कौन है, महादेव लाल, महादेव लाल। ये क्या है, ये लीडर्स हैं जिनके नेतृत्व में क्या किया जा रहा है, ये चलाया जा रहा है। और दूसरे कौन है, दीप नारायण अग्रवाल, अग्रवाल। ये भागलपुर, ऐसे समझिएगा दरभंगा में, भागलपुर में किसके नेतृत्व में चल रहा है, ये इनके नेतृत्व में चल रहा है,
ठीक है। हाँ, अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो मूवमेंट था ये अलग अलग क्षेत्रों में क्या हो रहा था, अलग अलग जगह पे चल रहा था। ठीक है। अब आ जाइए मुंगेर। मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में चलाया जा रहा था। ठीक है, तो ये अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग क्या देखते हैं, हाँ तो कुछ क्वेश्चन क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे इसमें क्या करना है, इसे हम लोग टैकल करें और किस प्रकार से इसको इन क्वेश्चन को क्या किया जाए, बनाया जाए। अब आ जाते हैं, ये हो गया, ये क्लियर है। ये कुछ अलग अलग क्षेत्रों में क्या किया, जैसे ये सब क्या फेमस जगह है, जैसे दरभंगा में सत्यनारायण सिंह, भागलपुर में महादेव लाल दीप नारायण अग्रवाल, मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह, इनको क्या किया जाता है यहाँ पर इन क्षेत्रों पे बढ़ैया कहाँ है जी, बताइए जरा आप सब। बढ़ैया में शाह मोहम्मद जुबैर। अच्छा जी, लखीसराय के हैं क्या आप? अच्छा, हाँ, अच्छा जी, अच्छा, अरे वाह, मतलब आप लोग इसी बहाने सर्च करना पड़ा है ना। अच्छा मतलब आपने उसके इसके लिए, हाँ आ जाइए। ये क्या बढ़ैया में क्या देख रहे हैं, शाह मोहम्मद जुबैर और नेमधारी सिंह के नेतृत्व में नमक कानून चलाया गया। अब थोड़ा सा स्टूडेंट, थोड़ा सा फास्ट करूं मैं, अगर आप सब की थोड़ा सा ध्यान दें, आप सब की अभी क्या करना, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दूं मैं अभी। तेजस एक्सप्रेस नहीं, मतलब यहाँ तक क्लियर है ना आप लोगों को, ये बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक समझने में? ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग इसमें। एक थोड़ा सा और समझ लीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्वदेशी लीग की स्थापना बिहार में कौन से आंदोलन के दौरान हुई थी, अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाए, स्वदेशी लीग, ध्यान रखिएगा, सर अली इमाम, इसको ऐसे कर लीजिए, छोड़िए ऐसे नहीं याद होगा, ऐसे स्वदेशी लीग, ठीक है ना। स्वदेशी लीग के बारे में बात करें तो ये किसके नेतृत्व में बना था, सर अली इमाम, सर अली इमाम के नेतृत्व में स्वदेशी लीग की स्थापना की गई थी। हाँ, विष्णु अगर आप हैं तो प्लीज आज मैनेज कर लीजिए, ठीक है। 200 आरपीएम स्पीड। आप सभी आज क्या है, थोड़ा सा मजे के मूड में हैं। हाँ, मैम ने पूछा तो सब अपने अपने क्या है वो करने लग रहे हैं कि हाँ ठीक है मैम। अध्यक्षता, यानी ये अध्यक्षता जो है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इन्होंने, सर अली इमाम ने। और उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था, और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था, थोड़ा अच्छा थोड़ा सा तो आज स्पीड बढ़ेगा भाई, मैं पहले बता दे रही हूँ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगा आज। उपाध्यक्ष के बारे में बात करें तो कौन थे, ये आ जाइए, सच्चिदानंद सिन्हा और केबी दत्त। सच्चिदानंद सिन्हा और केबी दत्त, ये क्या थे, उपाध्यक्ष थे, ठीक है ना, ये क्या थे, उपाध्यक्ष थे। और इसमें आ जाइए, मुख्य सचिव कौन थे इसमें, हसन इमाम, मुख्य सचिव कौन थे, हसन इमाम। और आप आ जाइए इसमें, संयुक्त सचिव की बात करें, संयुक्त सचिव की बात करें तो ये कौन थे, बलदेव सहाय, बलदेव सहाय, बलदेव सहाय, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, एक स्वदेशी लीग की स्थापना ये कब की गई, कहाँ की गई थी, पटना में, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन पटना। और
अभी तो स्लो ही है, अभी कौन सा मैंने स्पीड बढ़ाया है। आ जाइए, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? पटना में की गई थी, मई 1930 में। मई 1930, मई 1930, 1930 में क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि इस टाइम पर अगर आप लोगों का क्वेश्चन आ जाइए कि इस टाइम पर जो है क्या कहते हैं स्वदेशी लीग, यानी बिहार में कौन से ऐसे आंदोलन में स्वदेशी लीग की स्थापना की गई थी, तो वो कौन सा लीग था? तो वो था, आप देख लीजिए, ये था स्वदेशी लीग। और इसके मेन अध्यक्षता की बात करें तो दैट वाज सर अली इमाम। फिर उपाध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा और केबी दत्त, मुख्य सचिव हसन इमाम, संयुक्त सचिव बलदेव सहाय। जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे हैं स्वदेशी लीग, इसमें क्या किया गया था? इसमें स्वदेशी को अपनाने पर जोर दिया गया था, इसी वजह से इस लीग की स्थापना की गई थी। स्वदेशी लीग से समझ गए ना आप लोग? यानी कि हम लोग क्या करेंगे, अब जो भी सामान रहेगा अपने यहाँ की चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे और अपनाएंगे स्वदेशी सामान को। ठीक है, स्वदेशी लीग। इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इसमें यानी कि स्वदेशी ये जो मूवमेंट चल रहा है सविनय अवज्ञा, अगर आप लोगों ने लिख लिया तो इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या कर ले कि सविनय अवज्ञा में महिलाओं की भूमिका, पहली बार महिलाएं बहुत खुल के इसमें आई। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, महिलाओं की भूमिका, महिलाओं की भूमिका की बात करें तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले चंद्रावती देवी, इनका नाम हम लोग देखते हैं। 3 महिलाएं आपको दिखाई देंगी जो बहुत इसमें एक्टिव दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले तो कौन है? चंद्रावती देवी। चंद्रावती देवी, इन्होंने क्या किया था? गया में 12 अगस्त को बहिष्कार के लिए, यानी कि सविनय अवज्ञा के लिए इन्होंने क्या किया था? आह्वान किया था। 12 अगस्त को गया में सविनय अवज्ञा के लिए आह्वान किया था। चंद्रावती देवी ये एक लीडर थी। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि राजनीतिक अभियोग चलाया गया जिनके ऊपर, तो वो थी श्रीमती, यहाँ आ जाइए, श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी इनके ऊपर, इनके साथ किया क्या गया था? इनके ऊपर राजनीतिक अभियोग चलाया गया था। आ जाइए यहाँ पे, इनके ऊपर क्या किया गया था? अभियोग। इसका मतलब ये है एक तरह से इनके ऊपर पहली बार क्या हुआ था? केस दर्ज हुआ। ठीक है ना, इनके ऊपर हुआ क्या था? एक तरह से पॉलिटिकल जो केस कहा जाता है कि ये लोग क्या है, बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। तो श्रीमती सरस्वती देवी और साधना देवी, ये 2 महिलाएं थी जिनके ऊपर राजनीतिक अभियोग चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ये बिहार की महिलाएं थी जो एक्टिव हमें दिखाई देती हैं, जिनकी अलग अलग भूमिका है, जिनकी अलग अलग क्या है? भूमिका है। तो ये पहली बार हुआ था कि ये 2 महिलाएं क्या हुई थी? दोनों की दोनों अरेस्ट की गई थी। अभियोग इन द सेंस कि ये क्या हुई थी? गिरफ्तार की गई थी। इट मीन्स दे वेर अरेस्टेड, ये गिरफ्तार की गई थी। अगर आपका क्वेश्चन बने कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वो कौन सी 2 महिलाएं थी जो अरेस्ट की गई थी, तो एक तो श्रीमती सरस्वती देवी थी और एक कौन थी? श्रीमती साधना देवी थी। ठीक है, हाँ जी, क्या क्या नाम है इनका? ठीक है, इसे लिख लीजिए,
ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा। तो ये क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग मूवमेंट चलाए गए थे, हम लोग उसके बारे में क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। अब नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग, जो लास्ट है वो है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कितने बजे से? ओके, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको क्या कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। ये हम लोग को थोड़ा सा क्या करना है, देखना है कि इस टाइम पे ये क्या हुआ था, या फिर क्या 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 कहानी थी बिहार में। अब इसमें ना लीडर्स पे हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि क्या है, समय थोड़ा कम है और काम थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है इसमें। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात करें तो देखिए, भारत छोड़ो में यही था कि भाई अब बहुत हो चुका, अब क्या करिए, अब भारत छोड़ दीजिए। और ये मूवमेंट गांधी जी ने कहा था कि मैं क्या करूंगा कि एक बालू से भी क्या करूंगा, एक इससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यानी एक मुट्ठी भर रेत से हम क्या करने वाले हैं, इस बार एक बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अब जो है बहुत हो चुका है, अब डू एंड डाई वाली कंडीशन है, करो या मरो वाली स्थिति है। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन में हम लोग क्या देखते हैं, अगर बिहार के बारे में बात करें, इसका सामान्य इतिहास में सारी चीजें इसमें बताएंगे। बिहार के कंटेक्स्ट में बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं, इसको क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, चूंकि ये अगस्त में शुरू हुआ था। बिहार में अगर हम लोग बात करें कि बिहार में हम लोग क्या देखते हैं कि 31 जुलाई, पहले ही क्या हुआ था, 31 जुलाई, आ जाइए, इसकी भूमिका बननी शुरू हो चुकी थी। 31 जुलाई 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबको संगठित किया, ठीक है ना, संगठित किया। और एक इन्होंने ये कहा कि ऐसा करिए, अब जो है सभी लोग जितने भी कांग्रेसी हैं, मतलब सबको इन द सेंस सभी कांग्रेसियों को इन्होंने क्या किया था, संगठित किया था। इसमें थे कौन, इसमें सभी कांग्रेसी थे, तो संगठित किया और कहा कि भाई अब क्या होने वाला है, एक बड़ा मूवमेंट होने वाला है, आप सब क्या हो जाइए, तैयार हो जाइए। ठीक है, और सेम डे यानी इसी दिन हम लोग क्या देख रहे हैं, अंजुमन इस्लामिया, इसी दिन हम लोग क्या देखते हैं बिहार में, अंजुमन इस्लामिया में छात्रों और युवाओं को, जितने भी छात्र हैं और जो अलग यूथ्स हो गए, और युवाओं को संगठित कर इस आंदोलन को समर्थन देने की बात की गई, इस आंदोलन को समर्थन देने की बात की गई, ठीक है ना, कि हम लोग क्या करेंगे, इसे सपोर्ट करेंगे। कोई बात नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस मूवमेंट को हम लोग क्या करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं। इस मूवमेंट को हम लोग क्या करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ तो एक बहुत बड़ी घटना घटती है बिहार में। वो क्या थी, यहाँ आ जाइए, बिहार में एक घटना कौन सी घटी, ये घटी 11 अगस्त 1942 को, सचिवालय गोलीकांड इसको बोलते हैं, सचिवालय गोलीकांड था क्या कि इस टाइम पर जो 7 युवा छात्र थे, इन लोगों ने पटना सचिवालय यानी कि सचिवालय के, ये पटना में हो रहा है ये मूवमेंट, सचिवालय के पूर्वी गेट पर क्या किया, इन लोगों ने ध्वज फहराया और इस बात से नाराज होकर के ही क्या किया गया, हाँ, इस बात से नाराज होकर के हम लोग क्या देखते हैं, जो यहाँ का जो ये था, डब्ल्यू आर्चर जो था, जिसको आप कह लीजिए कि कलेक्टर के इक्विवेलेंट था ये, इसको आर्चर बोलते हैं, आर्चर के नाम से ये क्या था, फेमस था, आर्चर के नाम से क्या था, ये फेमस था। इसने क्या किया, गोली चलाने के आदेश दिए,
के आदेश दिए, के आदेश दिए। अब इसमें क्या थे भाई, इसमें 7 छात्र थे, 3 4 5 6 और 7, ठीक है ना। इसमें क्या थे, 7 छात्र थे, यानी 7 स्टूडेंट्स थे इसमें। और वो 7 स्टूडेंट्स में कौन कौन से थे ये देख लीजिएगा। 7 स्टूडेंट्स में कौन कौन थे, देवीपद चौधरी, ठीक है। उसके बाद आ जाइए कौन कौन है, उसके बाद हो गए जगपति कुमार, जगपति कुमार। ये कई बार ना आपके बीपीएससी में खूब क्वेश्चन आता है इनके रिगार्डिंग, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सतीश प्रसाद झा, सतीश प्रसाद झा, सतीश प्रसाद झा। उसके बाद फिर कौन कौन है, रामानंद सिंह, राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, राम गोविंद सिंह। ये क्या थे, ये 7 अभी बता देती हूँ। राम गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, ठीक है। और हाँ, राम गोविंद सिंह, और क्या, राजेंद्र सिंह, रामानंद सिंह, और एक थे उमाकांत प्रसाद सिंह। ये 7 शहीद थे जिन पे गोली चलाई गई और जिनकी मृत्यु हो गई। प्रसाद सिंह, ये क्या थे, 7 जो मार्टियर हुए, जो शहीद हुए। फिर से सुन लीजिएगा, देवीपद चौधरी, जगपति कुमार, सतीश प्रसाद झा, रामानंद सिंह, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, उमाकांत प्रसाद सिंह। ये लोग क्या थे, ये सभी के सभी। अब आते हैं इनके कौन से जगह से थे, तो देवीपद चौधरी जो थे ये पटना से थे, ये क्या थे, ये पटना से बिलोंग करते थे। जगपति कुमार के बारे में अगर हम लोग बात करें, हाँ जी, जगपति कुमार जो है, इसमें एक चीज ध्यान रखना है, एक चीज और है, इसमें ज्यादातर जो स्टूडेंट है ये बेसिकली क्या थे, ये सभी के सभी लगभग 11वीं के स्टूडेंट थे। ये सभी के सभी क्या थे, लगभग 11वीं के ही स्टूडेंट थे। ये सभी के सभी 11वीं के स्टूडेंट थे, ठीक है। ये थे सारण से, ये थे सारण से। राम गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह और रामानंद सिंह के बारे में बात करें तो रामानंद सिंह जो थे ये कहाँ से थे, ये थे मसौड़ी से। ये कहाँ से थे, मसौड़ी, जो कि पटना के पास है। ये कहाँ से हैं, ये मसौड़ी से थे, ये मसौड़ी से थे। राजेंद्र सिंह जो हैं ये भी सारण से थे, सारण, ये पटना। इसमें एक जो सबसे ज्यादा इसमें ये जो है जगपति कुमार के बारे में ध्यान रखना है, ये सभी के सभी लगभग सब के सब क्या थे, 11वीं के स्टूडेंट थे, सभी के सभी। यही एक ऐसे थे जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे, जो सेकेंड ईयर, बीए सेकेंड ईयर के क्या थे, ये विद्यार्थी थे। कौन, जगपति कुमार। ये कहाँ के विद्यार्थी थे, सेकेंड ईयर के ये क्या थे, स्टूडेंट थे। और ये कहाँ के विद्यार्थी थे, ये सेकेंड ईयर। बाकी सब जो हैं वो कहाँ के थे, अगर हम लोग उनके बारे में बात करें, हाँ, बाकियों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो कहाँ के थे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि सभी के सभी क्या थे, 11th के, लगभग सब 11th के आसपास के स्टूडेंट थे। सिर्फ इसमें जगपति कुमार जो कि गया से थे, हाँ, सिर्फ इसमें जगपति कुमार जो कि गया से थे, ये क्या थे, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे। ये भागलपुर से थे। सतीश प्रसाद झा भी छूट गया था ना। बस देखिए, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है काफी। इनके नाम वाम पूछ देते हैं कि ये कहाँ से है। रामनंदन सिंह अगर नहीं दिख रहा हो तो मसौड़ी, और सतीश प्रसाद झा जो हैं ये कहाँ से थे, ये थे आपको भागलपुर से, ठीक है। तो ये सचिवालय गोलीकांड इसको बोला जाता है। ये जो घटना घटी थी ये क्या थी, सचिवालय गोलीकांड थी। और किसके नेतृत्व में हुआ था ये, WG आर्चर। किसके नेतृत्व में हुआ था ये, WG आर्चर। इसने ही आदेश दिया था, क्या करिए आप गोली चला दीजिए या इन सबको क्या करो वहीं पे भून दो। और वे सारे के सारे लोग के क्या हो गए, यहीं पे मृत्यु हो गई,
शहीद हो गए ये सभी के सभी। देखिए लिख दिए उसमें, सारण से 2 लोग हैं, राजेंद्र सिंह हो गए और उमाकांत प्रसाद सिंह। ठीक है, सारण से 2 लोग हैं, राजेंद्र सिंह और उमाकांत प्रसाद सिंह। ये 2 लोग कहाँ से हैं? सारण से। पटना से कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, देवीपद चौधरी पटना से हैं, राम गोविंद सिंह पटना से हैं। ठीक है, जगपति कुमार, यही सबसे ज्यादा हाईली क्वालिफाइड थे इनके बीच में, इट मीन्स कि ये थोड़े से क्या थे, हाँ। और भागलपुर से कौन थे? सतीश प्रसाद झा, ये भागलपुर से थे। नहीं दिख रहा है क्या? मसौड़ी, हाँ हाँ, पटना के पास। क्या हुआ? पटना के पास पड़ता है ये। चलिए आगे बढ़ूं अब। देखिए मैं टाइम पूरा दे रही हूँ आप लोगों को। और एक चीज़ और है, कोई भी ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, मैंने आपसे कह ही दिया, कुछ भी अगर कुछ चीज़ें अगर रेस्ट रह जाएंगी तो फिर तो मेरी क्लास तो होनी ही है ना। थोड़ा बहुत बचेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे। कंप्लीट क्या, ज़्यादा नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन तक ही गतिविधियाँ दिखती हैं। बाकी इसमें आ जाते हैं नेक्स्ट हम लोग, हाँ नेक्स्ट इसमें हम लोग आ जाते हैं कि अब यहाँ पर हम लोग, अब हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे जो पटना गोलीकांड हुआ, हाँ पटना में जो गोलीकांड हुआ, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो गोलीकांड हुआ तो इसके बाद क्या था, एक अलग ही हम लोगों को गतिविधि दिखाई देती है। और वो अलग गतिविधि क्या थी? वो अलग गतिविधि हम लोग देखते हैं क्या, यानी ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अब इसमें हम लोगों को एक्टिव किसकी गतिविधि ज्यादा दिखाई दे रही है? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। ठीक है ना, इनका थोड़ी भूमिका देखने, जैसे इन्होंने क्या किया था, एक मतलब इसको कह लीजिए अंडरग्राउंड मूवमेंट भी इन्होंने चलाया था। अंडरग्राउंड मूवमेंट भी इन्होंने क्या किया था, चलाया था। ठीक है ना, यानी कि जो बिल्कुल क्या हो जाता है कि आप छुप करके हिडन फॉर्म में, इसके पहले और बिहार से रिलेटेड नहीं है क्या, मतलब नहीं समझ पाई। अंडरग्राउंड मूवमेंट, और एक इन्होंने क्या किया था, जो क्या पूछ रही है स्वाति? उसके बाद अगर हम लोग देखें कि एक तो ये हो गया, और दूसरे की अगर हम लोग बात करें तो एक आजाद दस्ता था, जो इन्हीं के नेतृत्व में क्या चल रहा था, आगे काम कर रहा था। आजाद दस्ता इन लोगों ने एक बनाया था, आजाद दस्ता। हाँ जी स्वाति, आपको क्वेश्चन क्या है? ठीक है, आजाद के दस्ता के बारे में आ जाइए। इसका जो गठन है, इसका गठन कहाँ पे किया गया? नेपाल के राजविलास जंगल में इसका गठन किया गया। इसका गठन कहाँ किया गया था? नेपाल के राजविलास जंगल में इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। हाँ, इसका गठन, और इसमें दिया क्या जा रहा था? इसमें ट्रेनिंग दिया जा रहा था, प्रशिक्षण दिया जा रहा था। किस चीज के लिए प्रशिक्षण, किस चीज के लिए दिया जा रहा था? इसमें प्रशिक्षण दिया जा रहा था अस्त्र शस्त्र चलाने के लिए, अस्त्र शस्त्र चलाना युवाओं को। ठीक है ना, अस्त्र शस्त्र चलाने का ट्रेनिंग इसमें दिया जा रहा था। हाँ हाँ, वो मैं बता देंगी आपको, किसान सभा या मजदूर संगठन, उसके लिए परेशान ना हो, मैं बता दूंगी आप लोगों को। ठीक है, कुछ एक दो ही कुछ चीज़ें रह गई हैं, और बाकी तो अभी हम लोग कंटिन्यू रहेंगे, कहीं इधर उधर नहीं जा रहे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं, एक आज़ाद दस्ता बनाया गया था। और ये आज़ाद दस्ता कहाँ पर काम कर रहा था? ये आज़ाद दस्ता काम कर रहा था नेपाल में। ठीक है, आज़ाद दस्ता नेपाल में काम कर रहा था। और इसमें जो है, हाँ, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें यहाँ आ जाइए, इसके दो लीडर्स और दिखते हैं। एक तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया,
लोहिया, और दूसरे इसमें कौन है, ये दो लीडर्स भी क्या हो जाते हैं, नेपाल पहुंच जाते हैं। ये दो लीडर्स भी हम क्या देखते हैं, नेपाल पहुंच जाते हैं। एक तो राम मनोहर लोहिया रहते हैं, और दूसरे जो हैं उसमें, हाँ, दो हम लोग क्या देखते हैं, मेनली लीडर्स यहाँ पे क्या होता है, पहुंच जाते हैं। और दूसरे श्याम नंदन सिंह, ये लोग कहाँ पहुंचते हैं, दूसरे श्याम नंदन सिंह, ये लोग कहाँ पहुंचते हैं, नेपाल। नेपाल, इसमें जो लोहिया जी हैं इनका भी मानना था कि अगर ब्रिटिशर्स हम लोग के ऊपर हमला करे तो हम लोग अपने पास, हमारे युवाओं के पास ऐसा एक बेल्ट जरूर होना चाहिए जो क्या कर सके, समय पड़ने पर अब गोली बंदूक भी चला सके और कोशिश कर सके कि किसी भी तरीके से क्या करें हम लोग इसको किसी भी तरीके से क्या करें हम लोग इसको अपनी तरफ से, यानी कि हम लोग भी स्ट्रांग रहें एनी हाउ, और हमें यहाँ पर क्या हो, दिक्कत नहीं हो। तो अब आते हैं आज़ाद दस्ता के जो मेंबर हैं, इनको हम लोग क्या देखते हैं, एक जगह पे क्या किया गया, इन्हें गिरफ्तार किया गया। इन्हें, जो आज़ाद दस्ता के जो लोग हैं, इन्हें सडनली यानी अचानक क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया नेपाल में, नेपाल के हनुमान नगर में, इन्हें यानी आज़ाद दस्ता के जो लीडर्स हैं इन्हें क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। आज़ाद दस्ता के नेताओं को गिरफ्तार किया गया, क्या किया गया, इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। जो इसके जो लीडर्स थे, उसे क्या किया गया, यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसमें कौन थे, मेन लीडर का ध्यान रखिएगा, उसमें कौन थे, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। एक तो ये हो गए, दूसरे की अगर हम लोग बात करें, हाँ, एक तो ये हो गए, दूसरे हो गए लोहिया, श्यामनंदन सिंह, लोहिया यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, श्यामनंदन सिंह, जो लोग नेपाल पहुंच चुके थे, श्यामनंदन सिंह हो गए। उसके बाद कार्तिक प्रसाद ब्रजकिशोर सिंह, यहाँ आ जाइए, कार्तिक प्रसाद ब्रजकिशोर सिंह, ये लोग क्या हुए थे, ये लोग अरेस्ट किए गए थे, ये सभी के सभी क्या हुए थे, अरेस्ट किए गए थे। और बैद्यनाथ झा, इन्हें हनुमान नगर में क्या किया गया, अरेस्ट किया गया, बैद्यनाथ झा, ठीक, इन्हें क्या किया गया, अरेस्ट किया गया। तो ये हम लोग क्या देखते हैं कि जयप्रकाश, फिर से समझ लीजिएगा, इन्होंने एक आज़ाद दस्ता बनाया था। मोटो यही था कि अपने यहाँ के युवाओं को अस्त्र शस्त्र से संबंधित ट्रेनिंग दे दिया जाए, ताकि ज़रूरत पड़ने पे क्या हो, हमारे पास एक पूरी सैन्य, जो एक सैन्य दल बल होता है वो रहे, और हमें कहीं भी किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बैद्यनाथ लिख लीजिए, उसमें बैद्यनाथ झा लिख लीजिए, बैद्यनाथ झा। ये लीडर्स थे जो क्या कर रहे थे, इन्हें ये लोग वहां पर नेपाल में ये क्या हो गए थे, अरेस्ट किए गए थे। नेपाल में ये लोग क्या किए गए थे, अरेस्ट किए गए थे। अब बात करेंगे, मैंने बताया था कि एक अंडरग्राउंड मूवमेंट भी चल रहा था, भूमिगत आंदोलन भी चल रहा था, जो छुप करके उसे कौन चला रहे थे, उसे चला रहे थे जयप्रकाश नारायण। तो उसमें कौन कौन से लोग थे, उसमें जेपी के अलावा जो है हम देखते हैं अरुणा आसफ अली, वो भी उसमें थी। तो ये लोग क्या कर रहे थे, छुप करके रेडियो स्टेशन चलाते थे, और वहां से ये लोग क्या करते थे, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाते थे। भूमिगत आंदोलन की अगर बात करें कि भूमिगत हो करके इस आंदोलन को, क्योंकि जब धरपकड़ बहुत ज़्यादा हो गया पुलिस का, तो उसके बाद ये मूवमेंट जो था भारत छोड़ो आंदोलन, इसका जो नेचर था वो क्या हो गया था, भूमिगत हो गया था। भूमिगत इन द सेंस अब ये आंदोलन छुप करके चलाया जा रहा था, ओपनली नहीं चलाया जा रहा था। तो उसमें बस ध्यान रखिएगा कि अगर भूमिगत अंडरग्राउंड होकर के कौन कौन थे, अगर जो मेन लीडर्स उसमें चला रहे थे, अंडरग्राउंड बेस पे कौन चला रहे हैं, एक तो जयप्रकाश नारायण, और दूसरे उसमें कौन है, दूसरे उसमें अरुणा आसफ अली, ठीक है। एक तो जेपी हो गए, कुछ बोल रहे हैं क्या, एक तो जेपी हो गए और दूसरे अरुणा आसफ अली।
जो, और इन लोग क्या कर रहे थे, ये लोग बेसिकली रेडियो स्टेशन का संचालन कर रहे थे और लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे थे। अब आ जाइए कि बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में अगर हम लोग बात करें कि क्या गतिविधि दिख रही है, जैसे सिवान में। अब आ जाइए सिवान में अगर हम लोग बात करें तो सिवान में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, इनको क्या किया गया था, ध्वज फहराने जा रहे थे, ये ध्वज फहराने जा रहे थे, जिस दौरान जा रहे थे, और इस दौरान इनके ऊपर गोली चला दी गई, इनके ऊपर गोली चला दी गई। गोली चला दी गई, ये सिवान में हम लोग देख रहे हैं। सिवान के अलावा अगर हम लोग बात करें हाँ, सिवान के अलावा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर कुर्था में हम लोग क्या देखते हैं, श्याम बिहारी लाल। कुर्था, कुर्था कहाँ पर है, कुर्था में श्याम बिहारी लाल, बिहारी लाल, बिहारी लाल, यही ध्वज फहराने के क्रम में क्या हो गए, मारे गए। श्याम बिहारी लाल की पर गोली चलाई गई, यानी इनको मार दिया गया। श्याम बिहारी लाल, ये समझ लीजिएगा, यही ध्वज, ये सब कौन है, ये ध्वज, यहाँ पर मैं ऐसे कर दे रही हूँ तो समझ जाइएगा, ध्वज फहराने के क्रम में ही क्या होता है, इनके ऊपर भी मतलब गोली चला दी गई थी। कटिहार में आ जाइए, ये लोग क्या कर रहे थे, ध्वज फहराने वाला जो आंदोलन था कि हम लोग को क्या करना है, अपने झंडा जा करके वहां पर फहराना है, तो ध्वज फहराने के क्रम में मारे गए थे ये। ठीक है, तो कटिहार में हम लोग क्या देखते हैं कि 13 वर्षीय बालक थे, इनका नाम था ध्रुव, इनका नाम क्या था, ध्रुव, इनके ऊपर गोली चलाई गई, इनका नाम क्या था, ध्रुव, ये ध्यान रखिएगा। कटिहार में कौन थे, ध्रुव थे, इनका नाम था, इनके ऊपर गोली चला दी गई थी। और ऐसा ही एक प्रयास कर रहे थे डुमरांव में, यानी ध्वज फहराने का ही प्रयास कर रहे थे, कौन, ध्वज फहराने का प्रयास किया जा रहा था, यानी कि हम लोग जाकर के क्या करें, वहां पर जाके ध्वज फहरा दे। तो इनका नाम था कपिल मुनि, इनका नाम क्या था, कपिल मुनि, कपिल मुनि, इनका नाम क्या था, कपिल मुनि। ठीक है, इनका नाम क्या था, कपिल मुनि। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कौन कौन से लोग एक्टिव थे, या ध्वज फहराने के क्रम में कौन कौन से लोग मारे गए। सिवान में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, कुर्था में श्याम बिहारी लाल, कटिहार में एक बालक थे, इनका नाम था ध्रुव, 13 वर्ष के थे, ये भी झंडा फहराने का प्रयास कर रहे थे। डुमरांव में कपिल मुनि, झंडा फहराने के प्रयास के क्रम में इनको क्या किया गया था, इन्हें मारा नहीं गया था, इन्हें गिरफ्तार किया गया था। इन्हें क्या किया गया था, इन्हें गिरफ्तार किया गया था, इन्हें गिरफ्तार किया गया था। अब बस लास्ट अजय कि एक इसमें सिस्टम और भी था, वो ये था कि संचार व्यवस्था ठप करने का एक बात की गई थी कि संचार व्यवस्था हम लोग क्या करेंगे, ठप कर देंगे। संचार व्यवस्था को बाधित करने का जो प्लान था, वो बाधित करने में सक्रिय लोग कौन थे, सक्रिय नेता कह लीजिए, या जो राष्ट्रवादी हैं वो कौन कौन से थे, था कि हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कम्युनिकेशन है वो भी हम लोग क्या करेंगे, उसे बंद कर देंगे। अब आ जाइए दरभंगा में, इनका नाम था कुलानंद वैदिक, इनके नेतृत्व में क्या किया, जो जैसे कि रेल की पटरी उखाड़ देना। संचार व्यवस्था का मतलब ये नहीं हुआ कि फोन, ठीक है ना। सिंहवाड़ा में कौन थे, कर्पूरी ठाकुर, सिंहवाड़ा में कौन थे, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। और उसके अलावा अगर बात करें सिंहवाड़ा में कौन थे, कर्पूरी ठाकुर। तो ये लोग जो हैं, सॉरी यहाँ आ जाइए, तो इनके द्वारा क्या किया गया था कि संचार व्यवस्था, जैसे कि रेल की पटरी उखाड़ देना,
ठीक है ना। और जो भी आने जाने का जो साधन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, आप कह लीजिए कि साधन, साधन स्पेशली किस मामले में हम लोग देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन को क्या कर देना, ब्लॉक कर देना, या फिर इसे स्टॉप कर देना, या फिर इसे स्टॉप कर देना। इसमें ये लोग क्या थे, आगे थे। दरभंगा में कुलानंद वैदिक और सिंहवाड़ा में कर्पूरी ठाकुर, ये लोग क्या थे, ये दो तीन तरह से देख लीजिए। एक तो छुप करके हाँ बिल्कुल, मरना नहीं बोल सकते हैं इन लोगों के बारे में, मरना वैसे भी नहीं लगाया जा सकता है। मारे गए, अंग्रेजों के द्वारा मार दिए गए आप बोल सकते हैं, मरना नहीं। ये लोग बेसिक, मैंने पहले ही बताया कि मार्टियर इनको बोला जाता है, ये शहीद थे, इन्हें शहीद की गणना दी जाती है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी तरफ से इनका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर ये लोग नहीं होते तो आज हम लोग के पास जो हम आज़ाद हैं वो नहीं होते, है ना। चलिए, तो ये था आपका 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो हमने पढ़ा। ये था क्या, ये था बेसिकली भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार की स्थिति हम लोग देख रहे थे कि बिहार में कौन से लोग एक्टिव थे और क्या क्या चीज़ें हुई थी उस टाइम पे, और कौन कौन सा, जैसे कम्युनिकेशन ठप कर दीजिए, साथ के साथ उसके अलावा क्या करना था, झंडा फहराने का जो हम देख रहे हैं, तो उसमें एक सबसे पहले जो सचिवालय गोलीकांड मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बीपीएससी की पीटी में क्वेश्चन खूब आते हैं। कम्युनिकेशन को ठप कर देना, तो ये अलग अलग जगहों पे हम लोग को दिखाई देता है मूवमेंट। आज़ाद दस्ता भी है, भूमिगत आंदोलन भी चल रहा है, तो इन सब में बिहार में हम लोग देख रहे हैं क्या, काफ़ी ज़्यादा गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। बाकी अब जो है दूसरी क्लास का टाइम हो चुका है, तो अब ऐसा करिए कि अब यहाँ तक रहने दीजिए। 1942 तक देखिए हो चुका है, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, 1942 तक आप लोगों का हो चुका है, यानी यहीं तक हम लोग को मेन दिखाई देता है बिहार में गतिविधि। बाकी रेस्ट जो है छोटे छोटे से क्या है आपको, जैसे किसान आंदोलन हो गया वो भी छोटा है, और अब बिहार सोशलिस्ट पार्टी मार दिए गए यही कहा जाएगा। और अब आप इसके लिए कोई भी अब आप क्या है, आप इसके लिए कोई भी शब्द, सटीक शब्द चुन लीजिए, इनके द्वारा उनका आप क्या कहेंगे, जो भी शब्द आपको बेहतर लगे आप चुन सकते हैं, ठीक है ना। मर गए थे ये नहीं कहेंगे, उनके द्वारा क्या किया गया था, उनकी हत्या कर दी गई, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि उनको एक तरह से हाँ। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब जो बाकी चीज़ें जो है हमारी जो सामान्य इतिहास की क्लास लगेगी, तो ज़्यादा नहीं है, मैंने बताया हार्डली आधे घंटे की क्लास होगी, उसमें आपका ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज पर इतना रहने दीजिए, बाकी रेस्ट थिंग्स जो है जो थोड़े बहुत बचे हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। आज इतना रहने दीजिए, ओके। मेन यहाँ तक हो चुका है, बाकी जो थोड़े बहुत है रेस्ट थिंग्स वो आधे घंटे, एक घंटे का, आधे घंटे ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे का है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे, ओके। चलिए जी, फिर रहने देते हैं आज। चलिए, धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना सभी लोग, ओके जी।